जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हमारा लास्ट सेशन है बेटा, जिसमें हम नंबर सिस्टम के पास्ट ईयर्स को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट के सेशन में हमने 2003 से लेकर 2023 तक पास्ट ईयर्स को हमने डिस्कस किया था। तो आज के सेशन में हम 2021, 22 और 2023 का बेटा फर्स्ट पेपर तक नंबर सिस्टम के जो पास्ट ईयर आए हुए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो बेटा पहला क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 466। आप एक बार खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा और फिर आप देखिएगा कि इस क्वेश्चन के पीछे कैसे अप्रोच लगाना था। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है तो आपने क्या किया होगा कि आप इसमें बेटा डेसिमल का या इवन फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है आप उसको आपको अप्लाई करना चाहिए था, लेकिन आप उसके अलावा इसको मैनुअली बेटा सोल्व करने बैठ जाते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट देखेंगे बाद में, पहले जैसे आप लोगों ने सोल्व किया है बेटा, मैं इस क्वेश्चन को उस तरीके से सोल्व करता हूं। क्या है, अगर उसने क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल हैव मिनिमम चेंज इन इट्स वैल्यू इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो चेंज बोला है उसने, ये नहीं बोला कि इंक्रीज या डिक्रीज। उसने क्या बोला है कि अगर मैं 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करें अगर हम, तो सबसे स्लाइट चेंज जो है किस फ्रैक्शन में आएगा। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होता, कभी भी बेटा अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ठीक है। और दूसरा आपको जो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो वो ये था कि इफ यू हैव अ फ्रैक्शन a/b इन विच a इज लेस देन b, तो अगर किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर ये अपोजिट होता, अपोजिट मतलब अगर एक फ्रैक्शन है a/b और इसमें बेटा a बड़ा होता b से, तो इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे कि अगर मैं कोई भी एक वैल्यू इन दोनों न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ऐड करें, तो अगर ये छोटा है तो ये वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी a/b से। अगर मैं इसको माइनस करूंगा, a में से k को माइनस करा, b में से k को माइनस करा, तो ये हमेशा छोटी आएगी a/b से, एंड वाइस वर्सा। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, तो जो फ्रैक्शन सबसे बड़ा उसमें सबसे कम चेंज आएगा अगर आपने सेम नंबर को ऐड किया है। तो अगर ये पता होता तो डायरेक्टली आप कह सकते थे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डेल्टा। नहीं पता है, आप कैसे करोगे बेटा, 2/3 को हम क्या लिखेंगे, 0.66, ठीक है। 2/3 के फ्रैक्शन की वैल्यू ये है, आप इसमें 3 ऐड करो तो बेटा कितना जाएगा, 5। यहां ऐड करेंगे कितना गया, 6। तो हमारे पास कितना बनेगा ये। अब देखो फ्रैक्शन कैसा है ये फ्रैक्शन, देखो ये वाली कंडीशन है a/b, a लेस देन b, कुछ ऐड कर रहे हैं तो हमेशा कैसे आएगा, a/b से बड़ा। देखते हैं 0 पॉइंट, अगर मैं बेटा 50 को इसमें डिवाइड करूंगा तो 8 6 48, कितना गया 2, तो 6 3 18, बड़ा आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये जो डिफरेंस है ना इन दोनों का, उसमें आपसे पूछा है कि सबसे कम चेंज किस में आएगा। तो अगर कभी भी बेटा आपके पास फ्रैक्शन है और आपको दिख रहा है कॉन्जिक्यूटिव है 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ऐसा कभी भी दिखे तो जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन उसी में सबसे कम चेंज आएगा। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है, बस ये आपको याद होने चाहिए थे। ये बेटा प्रोपोर्शन में आपको दिखेगा और ये ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली सीडीएस में पूछे जाते हैं। अगर इस वाले केस में मैं ऐड करूं तो a/k और b प्लस की k हमेशा कैसे आएगा, हमेशा छोटा आएगा a/b से, एंड वाइस वर्सा। तो आपको ये चारों स्टेटमेंट पता होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या है इन दोनों के पीछे। इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इज दिस इक्वल टू दिस, 12/7 माइनस 6/7 माइनस। देखो ऐसा कभी भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिखे, आपको क्या करना है कि आप वैल्यू पुट करो यहां से जैसे, और कोशिश करो कि आप ये वाली जो टर्म है ना इसको आप एलिमिनेट कर सको। एलिमिनेट कर को मतलब ऐसी वैल्यू यहां पे हम पुट करेंगे जो इसको डिवाइड कर सके। देखो अगर मैंने 4 पुट किया तो बेटा 5 में से 4 गया 1, वो 3 को डिवाइड कर रहा है, सोल्व होना चाहिए। तो 3 क्या, 7 में से 3 गया 4। अब देखो यहां पे इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन वाइज कोई एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो ये काम आसान कर पाए। देखो अगर मैंने इसमें 2 रखा, ये आपको करना है बेटा मैनुअली, कि हमने पहले 4 रख के देखा फिर 3 रख के देखा, वो आपको एकदम से हिट कर जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। 12/7 माइनस 6/7 माइनस 3/5 माइनस 3, 5 माइनस x एंड इज इक्वल टू x। जो भी x की वैल्यू हम यहां रखेंगे सोल्व करके हमारा क्या आना चाहिए, वो x आना चाहिए। क्या आ रहा है चेक करते हैं। अगर x इज इक्वल टू 2 रखा तो देखो 5 माइनस 2 क्या बचा, 3। 3 में से 3 काटेंगे बचा 1, 7 में से 1 गया 6, 6 से 6 को काटेंगे 1, 7 में से 1 गया 6, बेटा 6 से 12 को डिवाइड करेंगे कितना आया
2। क्या x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 रखी थी? बिल्कुल रखी थी, सेटिस्फाई करा गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? 4 ली। तो पहले बेटा आपको 4 पुट करके देखना है, फिर 3 पुट करके देखना है, फिर आप 2 पुट करोगे तो आपको सेटिस्फाई करा देगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बेटा ऐसे ही अप्रोच करना है वैल्यू पुटिंग हिट एंड ट्रायल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, लॉग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? व्हाट इज लॉग बेस 10 31.25 इक्वल टू। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि आपने देखा होगा 2003, 4 और 5 में जिस तरह के हमने लॉग पे बेटा क्वेश्चन देखे थे, वैसे ही क्वेश्चंस हमारे दोबारा से लॉग पे आए हुए हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट नहीं पूछा है, ये इसको इनडायरेक्ट घुमा के क्वेश्चन को पूछा हुआ है। हम इसको लिख सकते हैं लॉग, तो अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे क्या जाएगा? ये 100, और ये क्या है? बेस 10। तो log a अपॉन बी को मैं क्या लिखूंगा? log a बेस 10 पे माइनस log b, और ये क्या है? बेस 10। तो अगर मैं 3125 देखूं तो 25 का मतलब आपको क्या दिखा कि ये 25 का मल्टीपल दिख रहा है। तो अगर 3125 21 का 25 का मल्टीप्लाई है तो कैसे ब्रेक करेंगे इसको हम? तो 25 इंटू 25 बन जा 25। यहां से अगर आप देखोगे तो कितना बचा? 62। तो 25 टू जा 50, कितना बचा? यहां से 12, और बेटा 25 पंजे 125। तो मैं कह सकता हूं कि 3125 क्या दिखा? यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे बेटा 5 की पावर 3, तो ये आ गया मेरे पास 5 की पावर 5। मैं इसको ब्रेक करके लिखूंगा तो log बेस 10 पे मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे 5 की पावर 5 माइनस इसको लिखेंगे 10 स्क्वायर, तो ये चला जाएगा 2 log 10 बेस 10। log 10 बेस 10 पे क्या हो जाएगा? 1। ये क्या हो जाएगा? यहां से 5 log 5। अब ये जो बेस 10 है ना, मैं इसको नीचे लेके चले जाऊंगा, क्योंकि मैं लिख सकता हूं log a बेस b को भी लिख सकता हूं log a अपॉन b, और ये क्या चला जाएगा? यहां से माइनस का 2। वैसे आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, अब हमारा आंसर तो आया ये, ठीक है। आप इसको छोड़ भी दो यहाँ पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास आया ये कि 5 log 5 माइनस 2, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है? कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हमने क्या किया कि अगर मैं यहां पे log बेस 10 को कन्वर्ट भी करूं यहाँ पे log बेस 10 पे, तो एलसीएम लिया, हमारे पास क्या बना? ये बनेगा हमारे पास 5 log 5 माइनस 2 इंटू log 10 डिवाइडेड बाय log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी बेसिकली। आपने कुछ नहीं करना, अगर मैं इसको अंदर लेके भी जाऊं ना बेटा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है, तो इसको एज इट इज छोड़ दो आप यहाँ पे, इसको मैं इधर कर देता हूं सोल्व। ये जो 5 मुझे अंदर दिखा, तो 5 log 5 में मैंने क्या किया? यहां से 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, माइनस 2 ऑलरेडी मेरे पास है वहां पे। 5 में जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये a अपॉन बी क्या बनेगा? log 1 माइनस log b, तो ये कितना चला जाएगा? यहां से log 2 माइनस 2, मल्टीप्लाई किया तो 5 माइनस 5 log 2 माइनस 2 चला जाएगा, यहां माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 3 माइनस 5 log 2। ये आपका आंसर हो गया। तो 3 माइनस 5 log 2 हमारा जो है बेस 10 पे आंसर हो गया। दैट इज, इसका मतलब 468 का जो आंसर है वो क्या है? अल्फा है। तो आपको ये याद होना चाहिए था कि यहाँ के बाद आप इसको निकाल भी दो, मत निकालो, क्योंकि बेस 10 है तो इसको निकालने की जरूरत नहीं थी। आप ऐसे भी करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। log 10 1 आ गया। अब इसको कन्वर्ट करना था 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ये आपको आना चाहिए था। अगर देखो आपसे क्या बोला है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस 4 रूट 14। तो इस तरह के क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा? मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया हुआ है कि अंडर रूट ए प्लस माइनस 2 रूट बी। बी के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करके तो बी आ जाए, लेकिन जोड़ के क्या आ जाए? ए आ जाए। वो जो भी फैक्टर होंगे उनको लिख के, अगर बीच में है प्लस तो हम प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। स्क्वायर रूट पूछा है तो ये वाली फॉर्म क्या लिखी जाएगी? अंडर रूट 15 माइनस 4 रूट 14। जब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो बेटा यहां पे मुझे क्या चाहिए? 2 होना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट 2 होना चाहिए। हमारे पास कितना है? 4। तो यहां से हम एक 2 अंदर लेके जाएंगे, तो अंदर लेके जाएंगे रूट के अंदर, स्क्वायर की फॉर्म में जाएगा, 4 के जाएगा, 14 चौका 56। यानी कि 56 के ऐसे फैक्टर कि जोड़ के क्या जाए? 15। तो आपके दिमाग में आया कि सर 8 इंटू 7, 8 सत्ते 56, यानी कि गुणा करके 56 आया, जोड़ के 8 और 7 15। तो इसका आंसर क्या जाएगा? अंडर रूट 8 अंडर रूट 7। जो फैक्टर है उनको रूट में लिखो बेटा, बीच में अगर है प्लस तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, मतलब 2 रूट 2 माइनस रूट 7 आपका आंसर। तो 2 रूट 2 माइनस रूट 7 आंसर। ये आपको फॉर्म याद होनी चाहिए थी बेटा, सर्च में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, दिखते हैं आपको, ये पता होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू रेसिप्रोकल ऑफ टू ऑल्टरनेट नेचुरल नंबर। इस देखो यहाँ पे ऑल्टरनेट नेचुरल नंबर है जिनका रेसिप्रोकल का सम कितना है 7/24। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स। मान लेते हैं कि वो जो सम है दो ऑल्टरनेट नंबर है, अगर एक नंबर n है तो अगर आपको नेचुरल नंबर पता है 1 से शुरू होते हैं 1 2 3 4, तो अगर ये n है तो n+1 अगला, तो n+2 ऑल्टरनेट, यानी कि जो ऑल्टरनेट नंबर होगा वो क्या होगा n+2। तो एक n है एक n+2। आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो, तो इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम तो 1/n + 1/n+2 इज इक्वल टू 7/24। यहां से हम सोल्व करेंगे n की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। एक दूसरा मेथड आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। मान लेते हैं कि वो दो नंबर थे a और b, तो उनके रेसिप्रोकल का सम कितना है, 1/a + 1/b इज इक्वल टू 7/24। अगर मैं यहां पे इस क्वेश्चन को सोल्व करूं तो क्या मिला मुझे, a + b/ab इज इक्वल टू 7/24। ऐसे दो ऑल्टर, इसका मतलब a + b कितना है 7, a × b कितना है 24। ऐसे दो ऑल्टरनेट नंबर जिनकी मल्टीप्लाई किया जाए 24 और जिनका सम कितना है 7। तो आपने देखा, ठीक, अगर इसमें देखेंगे बेटा 6 4 जा 24, 6 और 4, देखो 6 और 4 ऑल्टरनेट नंबर्स हैं, ऑल्टरनेट नेचुरल नंबर है 4 और 6, लेकिन 6 + 4 क्या 10 आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए इसका मतलब है कि आपको यहां पे बेटा 2 से मल्टीप्लाई करने का ऊपर नीचे, तो ये नंबर क्या बना 14/48। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई कितना है 48, जिनका सम कितना है 6, ऐसे दो ऑल्टरनेट नेचुरल नंबर, तो एकदम से आपके दिमाग में आएगा कि सर 8 और 6, देखो 6 7 8 दोनों ऑल्टरनेट नंबर है जिनका मल्टीप्लाई कितना है 48, जिनका सम कितना जाएगा 14, आपका आंसर। अगर आप ऐसे करोगे बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा, आपको सोल्व करना पड़ेगा पूरा इक्वेशन, तब जाके n की वैल्यू आएगी। थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू जाओगे, हिट एंड ट्रायल करोगे, अगर पहली बार में आंसर आता ठीक है, नहीं आया 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करके नहीं आता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, उसके बाद फिर 4 से मल्टीप्लाई करते, ऐसे हम सो ऑन, जब तक हमारा आंसर वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा देगा तब तक हम उसको ऐसे करते रहेंगे। सॉरी, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा चार्ली। If n is any natural number, then 5 की पावर 2n - 1 is always divisible by how many natural numbers? बेटा देखो, आपको पता होना चाहिए कि 5 की पावर 2n - 1, आपको याद है a की पावर n - b की पावर n, ये हमेशा n कोई भी नेचुरल नंबर हो, ये हमेशा किससे डिवाइड होता है, ये हमेशा a - b से डिवाइड होता है। इसी को मैंने लिखा तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 की पावर n - 1। n कुछ भी रहा हो, चाहे इवन है चाहे ओड है, ये हमेशा किससे डिवाइड होगा a - b, मतलब ये हमेशा डिवाइड होगा, 25 में से 1 गया, 24 से हमेशा डिवाइड होगा। अगर ये 24 से हमेशा डिवाइड होगा तो इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। और बेटा किसी भी नंबर के फैक्टर कैसे निकालते हैं, पहले उसको कन्वर्ट करेंगे हम प्राइम बेस में, जिसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 3। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, 4 दूनी 8, यानी कि 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं 8। तो और ये नंबर 24 से डिवाइड होगा तो ये नंबर इसके फैक्टर से भी होगा, टोटल फैक्टर कितने हैं 8। इसका मतलब 5 की पावर 2n - 1 हमेशा कितने नंबर से डिविजिबल होगा, 8 नंबर से डिविजिबल होगा। अब देखो ये फैक्टर का क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली बेटा फैक्टर्स के क्वेश्चन बहुत आ रखे हैं। आगे देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बस आपको हल थोड़ा सा इसमें बेटा दिमाग लगाना था। व्हाट आर डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ दी नंबर 26381? इसके जो भी बेटा डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स है आपको वो बताने हैं, वो आपको नहीं पता लेकिन ऑप्शन में तो गिवन है। आप एक चीज समझो, अगर मेरे पास ये 3 नंबर है a b और c, और ये तीनों के तीनों अलग अलग फैक्टर है, एक न तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा a × b × c वो इस नंबर के बराबर होगा। अगर इस नंबर के ये 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट फैक्टर है तो इन तीनों का जो आखिरी डिजिट होगा मल्टीप्लाई करके वो इसके आखिरी डिजिट के बराबर होगा। आपको याद होना चाहिए यूनिट डिजिट पे काम करना है, और जो डिजिटल रूट यहां पे होगा वो इसका भी होगा, क्योंकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके वो सेम नंबर मिल रहा है। तो हमें 2 ही चीजों पे काम करना है, एक तो यूनिट डिजिट और दूसरा डिजिटल रूट। देखो आखिरी डिजिट कितनी है 1, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या बना रहा है देखते हैं, 7 7 जा 49, यानी कि आखिरी डिजिट 9 9 नाम 81, ये आंसर हो सकता है। यहां पे देखो 7 7 जा 49, 9 1 जा 9, आंसर नहीं होगा क्योंकि आखिरी डिजिट कितना है 1। 7 3 जा 21, 9 1 जा 9, आंसर नहीं होगा क्योंकि आखिरी डिजिट यहाँ पे कितनी है 9, हमें कितनी चाहिए 1। 3 1 जा 3, 7 3 जा 21,
तो यहाँ पे भी आखिरी डिजिट 1 आ रही है, यहाँ पे भी आखिरी डिजिट 1 आ रही है, मतलब इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। अब काम किस पे करेंगे हम, डिजिटल रूट पे। इसका देखो बेटा 6 और 3 9, 8 और 1 9, यानी कि इस टर्म का जो डिजिटल रूट है वो कितना आया 2। इन दोनों में से जिसका भी डिजिटल रूट 2 आएगा वो हमारा आंसर है। इसको चेक कर लेते हैं। तो 29 इंटू 17 इंटू 37 डिजिटल रूट कैसे निकालते थे, डिजिट्स का सम, यानी कि 9 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है उसी को हम क्या बोलेंगे, डिजिटल रूट बोलते हैं। तो 29 में 9 छोड़ देंगे, और ऐसा जब हम डिजिट का सम करेंगे जहां पे 9 के मल्टीपल आएंगे उसको छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे 8 और 1 9 छोड़ दिया हमने, 6 और 3 9 छोड़ दिया, क्या बचा 2। तो 2 क्या है इसका डिजिटल रूट, मतलब 9 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो 2 है। यहाँ पे 9 को छोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना मिला मुझे 2। यहाँ पे 7 और 1 8, 7 और 3 10, 10 का मतलब 1 + 0 1, 8 दूनी 16, 16 का मतलब 6 और 1 7, 7 ही कम 7। तो इस पूरी इक्वेशन का नंबर का डिजिटल रूट कितना आया 7, मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो आपका आंसर क्या है इसमें, डेल्टा। देखो कैलकुलेटिव था क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको ये अप्लाई करना आता था यूनिट डिजिट और डिजिटल रूट तो आप इस क्वेश्चन पे आसानी से अप्रोच कर पाते। यही चीज है जो बेटा हम स्टार्टिंग से सीखते हुए आ रहे हैं कि हम यूनिट डिजिट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम डिजिटल रूट का यूज कैसे करेंगे, वो आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आपको निकालना है तो आप निकाल भी सकते हो, अदरवाइज आपका आंसर क्या आ गया इसमें, डेल्टा। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 23 - 4 √15? अगेन सेम फॉर्म है, क्या फॉर्म है, √a - +2 √b। b के ऐसे फैक्टर कि मल्टीप्लाई करके तो b आ जाए फैक्टर्स का और जोड़ के क्या आ जाए a आ जाए। कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 2 होना चाहिए तो इसको लिखेंगे हम √ इसका स्क्वायर रूट पूछा है तो 23 - 4 √15। इसको कन्वर्ट करने का तरीका ऐसे देखो, 23 माइनस यहाँ पे 2 चाहिए तो 2 अंदर जाएगा, कैसे बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो 15 चौका 60। 60 के ऐसे फैक्टर कि मल्टीप्लाई करके तो 60 है लेकिन जोड़ के क्या आ जाए 23। तो आप देखोगे ऐसे कौन से फैक्टर है, 20 3 60, क्योंकि 20 + 3 23, 20 × 3 60। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास √ और ये √3, बीच में साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। अब देखो ये किलोमीटर 4 × 5 यानी कि 2√5 - √3 आपका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि 2√5 - √3 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट तो ये है लेकिन नहीं है, तो इसने क्या किया यहाँ पे बेटा माइनस लगा दिया। अब क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और इसके अलावा कोई आंसर इसका हो नहीं सकता है, तो बेटा हमने क्या किया, इस ऑप्शन को लगाएंगे। तो बस उसने माइनस बाहर ले दिया है तो √3 - 2√5, जबकि आंसर गलत है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन नहीं है इसके अलावा और कोई भी, इसलिए हम इसमें चार्ली आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा 474 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द नंबर बाय इतना। डायरेक्ट पता है आपको कैसे करना है, 37 है, 37 की पावर है 1000 डिवाइडेड बाय 9। तो पहले इंडिविजुअल नंबर को डिवाइड करेंगे, 9 4 जा 36, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो 1 की पावर कुछ भी जाए क्या फर्क पड़ेगा, 1 की पावर 1000 1, इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास 1। सबसे पहली अप्रोच जो आपको देखना है रिमाइंडर के क्वेश्चन में, वो नंबर को डिवाइड करो इंडिविजुअली, जो रिमाइंडर आएगा उसकी पावर रखो। फिर मैंने आपको बताया था अगर बेस में एक प्राइम होगा तो हम क्या लगाएंगे, लिटिल फॉर्मेट थ्योरम। अगर एक कंपोजिट नंबर हुआ तो हम क्या लगाएंगे, या तो हम लगाएंगे इसमें यूलर्स थ्योरम यानी कि टोशेंट फंक्शन, या फिर हम उसमें लगाएंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 to the power 50, 2 to the power 49 एंड अप टू 50 to the power 1। देखो अच्छा क्वेश्चन है बेटा। नंबर ऑफ जीरोस मैंने आपको बताया था कि हम नंबर ऑफ जीरोस के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए यानी कि लास्ट में कितने 10 है, मुझे काम करना पड़ेगा 2 और 5 पे। और अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 5 पे काम करो, जितनी 5 की पावर उतने ही मेरे पास नंबर ऑफ पेयर्स आएंगे 2 और 5 के, उतने ही मेरे पास क्या बनेंगे, नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे 10 के, यानी कि उतने ही लास्ट में क्या आएगा, जीरोस आएगा। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 पे काम करना है। तो यहां पे देखो आपको दिख रहा है 1 की पावर 50, 2 की पावर 49, 3 की पावर 48। तो पहला मल्टीपल 5 का 5 में दिखेगा, 5 के बाद आपको 10 में दिखेगा, उसके बाद 15 में दिखेगा, इसके बाद 20 में दिखेगा और लास्ट में जाके आपको 50 में दिखेगा। Isn't it? आपको बस ये देखना है कि पावर क्या आएगी। आपको गैप देखो, यहाँ गैप 1 का, यहाँ पे गैप 2 का, यहाँ पे गैप 3 का 4 पे, और यहाँ पे गैप 5 का, यानी कि 5 तक आने में 4 का गैप है। तो 50 में से 4 माइनस क्या कितना है बेटा 46।
आगे देखो यहाँ 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 है, गैप देखो 1 2 3 4 5, यानी कि 46 में से 5 माइनस करो, मेरे पास गैप कितना आएगा यहाँ से 41। ऐसे आप 10 से 15 के बीच का गैप देखो, आपको गैप पे काम करना है। यहाँ पे 4 का गैप दिखा तो 4 माइनस किया, आगे 5 का गैप है तो हमने, अब 10 के बाद देखो 11 12 13 14, तो 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप और 5 का गैप। तो आपको गैप समझ आ गया ना कैसे करना है यहाँ पे। तो बेटा 41 में से अगर मैं दोबारा से, अब हमेशा 5 का गैप चलेगा, इनमें भी 5 का गैप है, देखो 41 और 46 में 5 का गैप है, तो इसकी पावर 15 की पावर क्या जाएगी यहाँ पे, मैं इसको भी रफ कर देता हूं। तो 41 में से कितना माइनस करना है, 5 माइनस करना है, कितना आएगा 36। 36 में से क्या माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा 31। यहां पे देखो 25, यहां से मैं क्या करूंगा 5 माइनस करूंगा, तो कितना आएगा मेरे पास यहां पे 26। क्लियर है। ऐसे ही करते करते लास्ट में क्या जाएगा मेरे पास 50 की पावर 1 आ जाएगी। अब आप देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, मतलब डिफरेंस सेम है, तो एपी बन रहा है, तो एपी बन रहा है। अब आपको नंबर्स कितना देखो 5, 5 के कितने मल्टीपल हैं 5, मतलब 5 10 15, लास्ट नंबर कितना है 50, डिवाइड करेंगे 10, यानी कि मेरे पास 10 मल्टीपल से 5 के, तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी 10। और सम कैसे निकालते हैं, तो n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l, तो पहली टर्म कितनी है 46, लास्ट टर्म कितनी है 1, तो मेरे पास क्या बना 5 इंटू 47, दैट इज 5 7 जा 35, कैरी गया 3, 5 4 जा 20, और कितना गया यहाँ पे 235। लेकिन 235 हमारा आंसर नहीं होगा, क्यों आंसर नहीं होगा हमारा, अभी देखो क्या 5 हर जगह सेम आया है, नहीं। 5 जो आपको अलग दिखेगा वो किसमें दिखेगा बेटा 25 और 50 में। एक पावर तो आप यहां पे काउंट कर चुके हो, क्योंकि 25 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 5, इसकी पावर कितनी है 26, इसकी पावर कितनी है 26, एक पावर तो मैं यहां पे काउंट कर चुका हूं, इसमें एक पावर मेरी एक्स्ट्रा है, ये तो 26 एक्स्ट्रा है, प्लस 25 में मेरे पास क्या है, तो 25 दूनी 50, 2 से काम ही नहीं करना, मतलब 5 इंटू 5, पावर कितनी है 1, तो एक पावर तो मैं काउंट कर चुका हूं, एक पावर मेरे पास बच गई, तो 27 आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। 7 और 5 12 का 2 हाथ से लगाए, 3 2 5 और 6, तो आंसर क्या आएगा इसका 262 अल्फा। ऐसे क्वेश्चंस में आपको 5 पे ही काम करना होता है, देखना होता है कि अगर कहीं पे 5 की ज्यादा पावर, जैसे 25 50 75 100, तो जितनी एक्स्ट्रा पावर है वो आपको अलग से ऐड करनी पड़ेगी। दैट इज योर आंसर। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, क्या 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 8, इफ 63 इज एडेड टू द नंबर, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि उसने क्या बोला है, डिजिट्स की जो मल्टीप्लाई है वो कितनी है 8। आप हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो, जैसे 8 कैसे कैसे आ सकता है, या तो 1 और 8 करके डिजिट्स की मल्टीप्लाई 8 आ सकती है, या फिर 2 और 4 करके, इसके बाद कैसे आएगा, इसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 8 और 1 4 और 2। इफ 63 इज एडेड, मतलब नंबर छोटा है तभी तो ऐड करके वो रिवर्स कर रहा है, तो यानी कि इन्हीं दोनों पे काम करना है। इसके अलावा क्या और कंडीशन है मेरे पास जहां पे हम बना सकते हैं डिजिट्स की प्रोडक्ट 8, हमारे पास कोई और कंडीशन नहीं है, तो या तो नंबर 81 रहा होगा या नंबर 24 रहा होगा। देखो क्या 63 ऐड करके वो डिजिट को रिवर्स कर रहा है, अगर मैं 18 में 63 ऐड करूं, 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 7 और 1 8, क्या 18 63 ऐड करने के बाद 81 बना, बिल्कुल बना। इसका मतलब वो नंबर क्या रहा होगा 18 रहा होगा। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर, तो 8 और 1 9, उस नंबर की डिजिट्स का सम बताओ, तो कितना है वो 9 आ गया। अब देखो आपको आंसर मिल गया इसमें डायरेक्ट। तो आपको ये अप्रोच आनी चाहिए कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये नहीं कि आप इस क्वेश्चन को देखो बेटा, बेसिक मेथड क्या है कि एक 2 डिजिट का नंबर मानेंगे x और y, और इस 2 डिजिट के नंबर में आपको पता है हम कैसे लिखते हैं कि 10x प्लस y, तब मैंने इसको 63 ऐड किया तो ये क्या हो गया रिवर्स हो गया, रिवर्स का मतलब yx हो गया, तो मैं इसको लिखूंगा 10y प्लस x, और कंडीशन क्या है हमारे पास कि x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 8। आप इन दोनों को सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे बेटा बहुत लंबा जाएगा। आपको ये डायरेक्ट अप्रोच आनी चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है जो आपको आना चाहिए। क्लियर है मेरी बात बेटा, आपको सबको समझ आ रहा है ना कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, क्योंकि हम ये स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं। अगर लास्ट के सेशंस में आपने देखा होगा तो हम इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। बेसिक मेथड ये हमने इसको अप्लाई नहीं किया, हमने हमेशा इसको अप्लाई किया है, सो दैट कि हमारा आंसर जल्दी आ जाए।
और बेटा एग्जाम में आपको अगर जल्दी अगर क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो इस तरह की अप्रोच आपको पढ़नी ही पड़ेगी। आपको बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये 520 क्वेश्चन है सर, 20 साल के पास्ट ईयर्स में आप 2-2 घंटे का एक सेशन बना रहे हो, हम कैसे देखें सर। ठीक है, आप लोगों को ये भी टफ लग रहा है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, अगर आपको अपने लेवल को अपग्रेड करना है तो बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको इतना करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम के अंदर कि हाँ हम कुछ अप्रोच कर सकते हैं, हम अच्छे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो आपको ये देखना है, ये आपको इतना तो करके ही जाना है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 10। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसमें आंसर एकदम आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग है तो आंसर एक ही बार में आ जाएगा, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, फिर भी मान लेते हैं, क्या बोला है उसने, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 10। मान लेते हैं कि मेरे पास ये है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है क्वेश्चन के हिसाब से वो कितना गिवन है, हमें 10 गिवन है। आगे क्या बोल रहा है कि इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 3 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, अगर हम न्यूमरेटर को 3 से बढ़ा दें और डिनोमिनेटर को 1 से घटा दें तो क्या होगा, फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगर फ्रैक्शन 1 हो गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या है वो आपसे पूछा है। तो उसको सोल्व करते हैं, ये कितना जाएगा हमारे पास, तो a + 3 इज इक्वल टू b - 1। तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना गया, हम इसको लेके जाएंगे -4। दैट इज योर आंसर। आपको सोल्व भी नहीं करना। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर a + b इज इक्वल टू 10 है, a - b इज इक्वल टू -4, हम सोल्व करेंगे। क्यों करना है? आपसे क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कितना आया, -4। क्या -4 ऑप्शन में है? नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपने छोटे वाले नंबर में से बड़े वाले को माइनस कर दिया। अगर मैं इसको b - a लिख दूं तो क्या जाएगा मेरे पास, 4। बेटा अभी भी तो ये डिफरेंस है, आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी क्या निकाला, न्यूमरेटर में से आपने डिनोमिनेटर को माइनस किया। ये क्या है, डिनोमिनेटर में से आपने न्यूमरेटर को माइनस किया। आपका डिफरेंस कितना है, 4। आपका आंसर। आपको आगे सोल्व भी नहीं करना था, लेकिन जिन बच्चों का फिर भी डाउट हम सोल्व कर लेते हैं, तो b - a इज इक्वल टू 4 है, दोनों को ऐड करेंगे, माइनस से a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू कितना गया, 14। तो b की वैल्यू कितनी आई, 7। अगर b 7 आ गया तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। इसका मतलब वो फ्रैक्शन क्या था, 3/7। तो 7 में से 3 गया, कितना आया, 4। आपकी मर्जी, आपको कैसे अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a person saves 1000 more than he did in the previous year. If he save rupees 2000 in the first year, in how many years will he save 1,70,000? तो आपसे ये पूछा गया है कि भाई अब देखो, पहले साल कितना सेव किया, 2000, तो हर साल अगले साल कितना सेव कर रहा है, 1000 ज्यादा है। कितना आएगा आपके पास ऐसे, ये 3000। उससे अगले साल कितना आएगा, 4000। ऐसे टोटल कितना सेव, यानी कि इन सब का समेशन कितना गिवन है आपके पास, 1,70,000। तो ये पूछा है कि कितने साल में हो जाएगा। तो अगर मुझे समेशन गिवन है सबका और मुझसे उसमें n पूछा है, तो क्या जाएगा, ये मुझे समेशन चाहिए इतना। तो बेटा एपी का देखो क्या बना, कॉमन डिफरेंस देखो 1000, कॉमन डिफरेंस देखो 1000, एन डॉट डॉट डॉट, तो क्या बन रहा है, ये एपी बन रहा है। तो एपी में सम ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल कब होता है, जब लास्ट टर्म पता होता है। अगर लास्ट टर्म नहीं पता तो हम क्या करते हैं, 2 × a, तो a कितना है हमारे पास, 2000, 2 × a प्लस n - 1, n हमें पता ही नहीं है, फाइंड करना है, n - 1 × d, तो कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, 1000 है। इसको हम सोल्व करेंगे, हम मल्टीप्लाई किया, 17 दूनी 34, तो बेटा 3,40,000 हो जाएगा ये, इंटू n, ब्रैकेट के अंदर कितना गया, 4000, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे -1000, तो मतलब कितना गया, 3000। तो 3000 प्लस 1000 n, तो 1000 से कैंसिल आउट कर देंगे, कितना बचा मेरे पास, ये 340 इज इक्वल टू n, और ब्रैकेट के अंदर 3 + n। अब आपको हिट एंड ट्रायल करना है। n की वैल्यू 16 हुआ, तो बेटा 16, 16 और 3 19, आखिरी डिजिट देखो क्या सेम आ रही है, नहीं, मतलब वो 16 नहीं होगा। 17 रख के देखो, अगर आपने n 17 रखा तो यहाँ पे 17 और 3 20, तो कितना गया, 17 दूनी 34, बराबर आ गया। इसका मतलब उसको कितने साल लगेंगे इतना अमाउंट सेव करने के लिए, 17 ईयर उसको लगेगा। दैट इज योर आंसर।
आगे क्या बोल रहा है देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 479 में कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट टू आइटम्स दैट फॉलोज, कलेक्ट ऑल द सीक्वेंस ऑफ 5 consecutive इंटीजर्स, 5 consecutive इंटीजर्स देखो, सच दैट देयर product is equal to one of these integers, let x be the collection of all possible such sequence, let p be the smallest integer and q be the largest integer occurring in these sequence. तो आपको क्या बताना है, पहला क्वेश्चन, how many such sequence of 5 consecutive integers are possible. अब एक चीज देखो, अगर मैं इंटीजर की बात करूं, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि सर 1 2 3 4 5 कॉन्जिक्यूटिव है। आपने देखा कि किसी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या वो किसी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बराबर आ जाएंगे जो इनमें से आया है? कभी नहीं आएगा। ऐसा कब पॉसिबल है? अगर मैं जीरो के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू कर दूं, 0 1 2 3 4, क्योंकि अब देखो जीरो में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करो हमेशा क्या आएगा? जीरो। तो ये जो कंडीशन इसने बोली है कि ऐसे 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कि आपस में मल्टीप्लाई करके जो मल्टीप्लाई आए वो किसी एक इंटीजर के बराबर आ जाए, ये तभी पॉसिबल है जब हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं कहां से ले सकता हूं, देखो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। तो मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? अगर मैं कॉम्बिनेशन यहां से बनाना चाहूंगा 5 नंबर के, तो पहले इसको ले सकता हूं 1, फिर इसको ले सकता हूं 2, फिर इसको ले सकता हूं 3, फिर इसको ले सकता हूं 4 और इसको ले देंगे 5। तो हमारे पास ऐसे कितने ऑब्जर्वेशंस बने? 5 ऑब्जर्वेशंस बने। और बेटा p क्या है? द स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? अगर p की वैल्यू लेके जाएंगे -4। q क्या है? लार्जेस्ट इंटीजर। तो q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ p एंड q। तो p एंड q की वैल्यू कितनी है? -4 एंड n+4। तो उसका अरिथमेटिक मीन, बेटा 2 नंबर है आपके पास a और b, तो इनका जो अरिथमेटिक मीन होता है वो किसके बराबर होगा? a + b/2 के। तो a कितना है? एक तरीके से यहाँ पे कितना है? p + q/2। अरिथमेटिक मीन निकालना है। p की वैल्यू -4, q की वैल्यू 4/2, तो कितना आएगा? 0। दैट इज योर आंसर। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए था कि इस कंडीशन ये जो इसने बोली है कब पॉसिबल है। बेटा 41 की पावर 43 + 43 की पावर 43 इज डिविजिबल बाय, करते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से। कॉन्सेप्ट क्या है कि a की पावर n + b की पावर n, अगर n ऑड है और बीच में क्या है? प्लस, तो हमेशा किससे डिवाइड होगा? ये हमेशा डिवाइड होगा a + b से, क्योंकि a + b से हमेशा डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। इसके फैक्टर से भी होगा। तो पावर ऑड है तो a, इसका मतलब 41 + 43 कितना आएगा? 84। तो ये जो नंबर है ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? 84 से डिवाइड होगा। 4 की पावर 61 + 4 की पावर 62 + 4 की पावर 63। बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है पास्ट ईयर में। और कैसे करना है? अगर पावर सेम दिखे हम क्या करेंगे? 4 की पावर 61 को कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेके क्या बचेगा यहाँ पे? 1 + 4 की पावर 1 + 4 की पावर 2 + 4 की पावर 3। इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4 की पावर 61 इंटू, देखो 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 64, 4 का स्क्वायर 16 और 4 और 1 5। तो बेसिकली बेटा 64 में 21 ऐड कर देंगे, कितना आएगा? ये 85। यहाँ पे कितना बचा? 85। तो ये 85 मल्टीपल दिख रहा है, तो 85 से डिवाइड होगा, इसके फैक्टर से भी होगा 5 × 17। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी समझाया था, हो सकता है 85 ऑप्शन में होता, हमारा आंसर हो जाता। हो सकता है 85 ना होकर इसके फैक्टर होंगे, तो इसे फैक्टर क्या है? 5 और 17। तो अब 17 ऑप्शन में दिखा, हमारा आंसर हो गया। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं होते तो क्या होते? वो यहां से 2 कॉमन लेगा या वो यहां से एक 4 कॉमन लेगा, तो 5 2 10, 5 4 20, 17 2 34, 17 4 68। हो सकता है कि वो ऐसे यहां से मल्टीप्लाई करके आपसे बेटा क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दे। तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट दिखा 17 दिख रहा है, फैक्टर है, तो आंसर आ गया हमारा। बेटा देखो कंटिन्यूड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हम करते हुए आ रहे हैं। उसका डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी अगर एबीसी की वैल्यूज आपसे पूछे, छोटे वाले नंबर को बड़े वाले से डिवाइड कर दो, सॉरी बड़े वाले नंबर को छोटे वाले से डिवाइड कर देंगे। तो हम 17 से डिवाइड करेंगे किसको? 60 को। तो 17 3 जा 51, रिमाइंडर कितना बचा? 9। अब 9 से हम डिवाइड करेंगे किसको? 17 को। तो 9 बन जा 9, कितना है हमारे पास? 8। 8 से किसको डिवाइड करेंगे हम? 9 को। 8 बन जा 8, रिमाइंडर कितना गया? 1। 1 से किसको डिवाइड करेंगे? दोबारा 8 को। तो 1 8 जा 8,
ऐसा कब तक करते हैं, जब तक वो नंबर कैसा है, कंप्लीटली डिविजिबल ना जाए। तो लास्ट सेशन में भी हमने देखा था बेटा पहले एडिशन पे क्या है, तो ये a की वैल्यू, दूसरे एडिशन पे क्या है, तो ये b की वैल्यू, तीसरे एडिशन पे c की वैल्यू और लास्ट में ये d की वैल्यू। आपसे क्या पूछा है, इन चारों का मल्टीप्लाई बताओ। आपसे पूछा है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी बताओ क्या है, तो हम क्या कर देंगे इसमें 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा ये 8 या 24 यानी कि 24 इज दी आंसर। बस ये मेथड आपको आसानी से लगाना आना चाहिए कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन को में सोल्व कैसे करना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ n इफ 19448 प्लस n इज इक्वल टू m की पावर 4। देखो सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहां पे छुपा हुआ है। m की पावर 4 कहने का मतलब क्या होगा, तो आप इस चीज को ऐसे समझो बेटा, m की जब मैंने बोला, मैं इसको क्वेश्चन को लिख देता हूं दोबारा, 19448 प्लस n इज इक्वल टू m की पावर 4। तो m की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं यहां पे m स्क्वायर का स्क्वायर, इजंट इट। और आपको याद होगा कि अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो उसके आखिर में कभी भी 278 नहीं आता। इट मींस कि हम इस क्वेश्चन को किससे सोल्व करेंगे, यूनिट डिजिट से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपको इसमें कोई कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं था, आपको सिर्फ आखिरी डिजिट को चेक करना था कि अगर m स्क्वायर का स्क्वायर, अगर m की पावर 4 है, इस बात का मतलब क्या है कि वो किसी के स्क्वायर का स्क्वायर है, और कोई भी नंबर जो किसी का स्क्वायर होता है वो, इसका मतलब m स्क्वायर की जो आखिरी डिजिट होगी वो कभी भी 2378 से एंड नहीं करेगी। तो ये जो m स्क्वायर नंबर है इसके आखिर में क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में कभी भी 2378 नहीं आता है। तो ये जो m स्क्वायर है इसकी आखिर की डिजिट ये हो सकती है। अब मैं उसका भी क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं। तो अगर 0 का स्क्वायर करा तो 0 बेटा ऑलरेडी इवन पेयर में आएगा, स्क्वायर करने के बाद आखिर में 4 0 आएंगे, आपको दिख रहा है यहां पे तो एक ही 0 दिख रहा है, ठीक है, मतलब पहला तो पॉसिबल नहीं है। 1 का स्क्वायर करा तो क्या आएगा 1, यहां पे 4 का स्क्वायर करा तो क्या आएगा 6, 5 का स्क्वायर करा तो क्या आएगा 5, 6 का स्क्वायर करा तो क्या आएगा 6, 9 का स्क्वायर करा तो क्या आएगा बेटा 1। क्या कॉन्सेप्ट बना कि ये जो m की पावर 4 होगा ना बेटा, ध्यान से समझो, m की पावर 4 की जो आखिरी डिजिट होगी या तो 1 होगी या 5 होगी या 6 होगी, इसके अलावा इसकी आखिरी डिजिट हो ही नहीं सकती। अब देखो मैंने n की जगह 1 रखा तो 1 किया तो बेटा आखिरी डिजिट क्या आ रही है, अगर मैं इसमें 1 ऐड करूंगा तो 81 हो गया, आखिरी डिजिट 1, तो m की पावर 4 की आखिरी डिजिट 1 हो सकती है। मैंने 2 किया तो क्या 2 हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। क्या 3 हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। क्या 4 हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक जो m की पावर 4 होगी उसकी आखिरी डिजिट सिर्फ 156 हो सकती है, इसके अलावा हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बना, अल्फा। यही अप्रोच आपको दिमाग में रखना था बस, और ये आपको स्ट्राइक करना चाहिए एग्जाम के अंदर। जब आप क्वेश्चंस को देखोगे तभी पॉसिबल है जब आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करके जाओगे, आप ये अप्रोच सीख के जाओगे। अदरवाइज एग्जाम में क्या होता है ना बेटा, इतना प्रेशर होता है कि आप इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये चीजें सारी की सारी बेटा जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तब आपको ये करके जाना है। What is the smallest natural number from the following which must be subtracted from this to make the remaining number a perfect square? तो आपको पता है बेटा सारे रूल हम पढ़ के आ रखे हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर के क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो 2-3 चीज पे हम काम करते हैं। पहला यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट जो होगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वो कभी भी 2378 से एंड नहीं होगा। अभी पढ़ के आए हैं बेटा, अगर मैं 4 माइनस किया तो कितना है 6 हो सकता है, मैं 3 माइनस किया तो आखिरी डिजिट क्या आएगी 7, पॉसिबल ही नहीं है। रूल पता है ना, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स विद 2378। तो अगर 3 माइनस करूंगा तो आखिरी डिजिट क्या आ रही है 7, पॉसिबल ही नहीं है। 2 माइनस किया आखिरी डिजिट क्या आ रही है 8, ये भी पॉसिबल नहीं है। 1 माइनस किया तो आखिरी डिजिट क्या आया 9। देखो अगर 1 माइनस किया तो नंबर क्या बना 9409। अगर 4 माइनस किया तो नंबर क्या बना 9406। अब आपको यूनिट डिजिट में भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, क्या क्या। देखो पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर है तो 0 हमेशा इवन पेयर में आएगा, मतलब या तो 2 0 होंगे या 4 0 होंगे, कभी भी ना तो 1 0 होगा ना इसमें 3 0 होंगे। 0 हमेशा इवन पेयर में आएगा, यानी कि या तो 2 0 या 4 0 या 6 0। ऐसे ही दूसरा रूल हमने देखा था कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उससे पहले हमेशा 2 आएगा, 2 के अलावा उसमें कुछ और
आ ही नहीं सकता। ऐसे ही हमने एक रूल देखा था कि अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में 6 आ रहा है, उसकी टेंस प्लेस हमेशा कैसी होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। क्या ऑड है? नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया, डेल्टा। अगर आपको ये याद नहीं था तो आप किस पे काम करते, डिजिटल रूट पे। किस पे काम करते हैं हम, डिजिटल रूट। मान लो ये भी फेल हो जाता तो फिर आप बेटा किसी एक को चेक करते कि ये किसी का स्क्वायर है या फिर नहीं है, उसको चेक करके अगर वो होता तो वो आंसर हो जाता, नहीं होता तो फिर वो दूसरा आंसर है। आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन पे अप्रोच करना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो कंफ्यूजिंग सा है थोड़ा सा, क्योंकि 27 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 13 यहां पे दिखा कि ये तो इसको हम 3 की पावर में हम ब्रेक कर सकते हैं। तो बेटा 27 को मैं लिखूंगा 3 की पावर 3 इंटू 5 पावर 5 प्लस 3 की पावर 13। पूछा है किससे डिविजिबल होगा, तो पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो 3 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 13 बेस सेम बन गया। तो 3 की पावर 13 यहां से कॉमन ले लेंगे, कितना बचा 1 प्लस 3 की पावर 2। तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 13 इंटू 10। तो किससे डिवाइड होगा, 10 से, 10 के फैक्टर से। अगर वो ऑप्शन भी नहीं होता तो एक 3 यहां से कॉमन लेंगे, 10 या 30 आंसर होता। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जब हमें 10 दिख गया तो हमारा आंसर क्या है इसका, ब्रावो 10। अगला देखो बेटा, लेट p इज इक्वल टू 2 की पावर 2n प्लस 2 एंड प्लस m एंड q इज इक्वल टू 2 की पावर 4n माइनस m वेयर n इज अ इवन नेचुरल नंबर। n क्या है, एक इवन नंबर तो है लेकिन उसके साथ साथ एक नेचुरल नंबर है। तो आपसे पूछा है व्हाट शुड बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ m सच दैट p एज वेल q इज डिविजिबल बाय 5। भाई p और q दोनों के दोनों 5 से डिविजिबल हो जाएं, ऐसी m की लीस्ट वैल्यू बताओ। तो n क्या है, एक, अगर आप देखोगे तो n है मेरे पास एक लीस्ट नेचुरल नंबर, और q की वैल्यू कितना है हमारे पास, तो 2 की पावर 4n माइनस m। तो सबसे छोटा इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू पुट करेंगे हम 2। अगर n इज इक्वल टू 2 पुट करा तो p क्या आएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 6, तो 2 की पावर 6 प्लस m। यहां से अगर मैं q की बात करूंगा तो 2 की पावर कितना गया 8 माइनस m। अब 5 का रूल क्या है, या तो आखिर में 0 हो या फिर आखिरी डिजिट उसकी 5 हो। तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, देखो 64 प्लस m, और बेटा 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 का दूनी 256। ठीक है, तो अब देखो, अब ऑप्शन के थ्रू जाओ। अगर मैं 1 माइनस कर दूं, m की वैल्यू -1 है तो कितना हो जाएगा 63, आंसर हो ही नहीं सकता। अगर मैं m की जगह 1 रख रहा हूं तो 1 रखा तो ये कितना हो गया 65। क्या 65 बेटा 5 से डिविजिबल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर यहां पे मैंने 1 रखा तो 256 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 255। क्या 5 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यानी कि लीस्ट इवन नेचुरल नंबर पे मुझे m की वैल्यू क्या मिली 1। वही तो आपका आंसर है। उसने पूछा है m की सबसे छोटी वैल्यू बताओ, क्योंकि इसमें 2 के अलावा तो मैं कुछ और रख ही नहीं सकता ना, क्योंकि नेचुरल नंबर उसने बोला है, इवन नेचुरल नंबर बोला है। ठीक है, तो सबसे छोटे नंबर पे क्या वैल्यू मिली जिसमें दोनों डिवाइड कर रहे हैं, ब्रावो, वो आपका आंसर हो जाएगा। इफ स्क्वायरिंग अ पॉजिटिव रियल नंबर x इज सेम एज एडिंग 12। हो सकता है बहुत बच्चों को इसमें लैंग्वेज पढ़ के दिक्कत आती है, बेटा हिंदी वाला क्वेश्चन पढ़ लो। अगर कभी भी इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ के समझ ना आए तो हिंदी वाले को पढ़ो, आपको समझ आएगा कि वो क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, इफ स्क्वायरिंग अ पॉजिटिव रियल नंबर x, अगर मैं x का स्क्वायर करूं तो सेम है एडिंग 12। वो अगर मैं x में 12 ऐड कर दूं ना, दोनों एक ही बात है। या तो मैं x का स्क्वायर कर दूं या मैं x में क्या ऐड कर दूं, 12 ऐड कर दूं, तो दोनों कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। देन व्हाट इज x इज इक्वल टू, पूछा है x की वैल्यू किसके बराबर है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू उठा पुट करो। देखो 2 रखो, 2 दूनी 4, 12 और 2 14। क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। 3 रखा, 3 थिया 9, 12 और 3 15। क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। 4 रखो, 4 चौक 16, 12 और 4 16, बराबर आ गया दोनों। इसका मतलब x की वैल्यू क्या थी 4, आपका आंसर। आप 5 भी चेक कर सकते हो। देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 12 और 5 17। क्या बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, चार्ली। इसके बाद बहुत बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको सोल्व करने बैठ जाते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, सोल्व करेंगे। नहीं, वैल्यू जब आपके सामने है, 4 ऑप्शन है, वहां से उठा के देख लो। जो वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देगी, मतलब दोनों तरफ वैल्यूज को बेटा सेटिस्फाई करा देगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। जो नहीं कराएगी वो आंसर नहीं होगा।
ये भी देखो बेटा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है बस। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन एक्स वीक्स एंड एक्स डेज, एक्स वीक के अंदर और एक्स डेज के अंदर कितने मिनट्स होंगे। तो अगर मैं पहले एक्स वीक का निकालूं तो आप देखो एक वीक का अगर मैं निकालूं, एक वीक के अंदर डेज कितने होते हैं 7 डेज, एक दिन के अंदर घंटे कितने होते हैं 24 घंटे, एक घंटे के अंदर मिनट कितने होते हैं 60 मिनट। तो ये तो है एक वीक का। तो एक्स वीक का कितना आ जाएगा, मैं यहां पे x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 इंटू 24 इंटू 60 इंटू एक्स। एंड बोला है, एंड मतलब ऐड करेंगे किसका, एक्स डेज का। तो एक दिन का निकालेंगे पहले, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। तो एक्स डेज का कितना आ जाएगा 24 इंटू 60 इंटू एक्स, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, आपको दिखेगा क्योंकि दोनों को ऐड करना है, क्योंकि एक्स वीक एंड एक्स डेज बोला है और एंड का मतलब होता है बेटा ऐड मैथमेटिक्स में, और होता तो उसका मतलब होता है बराबर करना है दोनों को। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 24 60 एक्स कॉमन आ जाएगा, तो 24 इंटू 60 इंटू एक्स कॉमन आके अंदर क्या बचा 7 + 1 8 बचा। अब बहुत से बच्चे गलती क्या करेंगे इसमें, इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, नहीं करना, या तो आखिरी डिजिट पे काम करो, अदरवाइज डिजिटल रूट या फिर डिविजिबिलिटी, जो मर्जी अप्लाई करो। देखो जैसे 8 दिख रहा है, मतलब वो नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब अगर 2-3 नंबर आ रहे हैं तो बाकी नंबर पे काम करेंगे। सबसे पहले काम करते हैं आखिरी डिजिट, 0 है, देखो इन तीनों में 0 है, मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो काम किस पे करना है, डिजिटल रूट पे काम कर लेते हैं। तो 5 और 2 7 और 2 9, इसका डिजिटल रूट कितना है 9, इसका चेक करते हैं पहले बेटा। 4 और 2 6, 6 छंग 36, 36 का 6 और 3 9, मतलब इसका डिजिटल रूट कितना आया 0। तो 0 और 9 एक ही बात है। अगर मैं इसका डिजिटल रूट देख रहा हूं तो 5 2 7 और 2 9 आंसर हो सकता है। आगे काम करेंगे, 7 और 5 12, 12 का मतलब 2 और 1 3, 6 और 3 9, ये भी आंसर हो सकता है। 8 और 4 12, मतलब ये आंसर नहीं होगा। डिजिटल रूट से आपने एक और ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब यहां पे आप देखो 2 पे काम कर लो, दोनों पे काम दिख रहा है। आप यहां पे 12 पे काम कर सकते हो, 8 पे काम कर सकते हो, 6 पे काम कर सकते हो। अदरवाइज आपको लग रहा है कि सर इतना लंबा क्यों करें, हम तो मल्टीप्लाई कर देंगे। आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो सबको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या जाएगा अल्फा। अल्फा इज योर आंसर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। ये आपको 2 स्टेटमेंट है स्टैट्स के अंदर जो आपको पता होना चाहिए रिलेशन में, कि आपको एक रिलेशन तो ये पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि किन्हीं भी 2 नंबर के लिए अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। ये 2 स्टेटमेंट है जो आपको एपीजीपी के अंदर पता होना चाहिए। इसने क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का। तो हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन हमेशा क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होगा। आगे 2 स्टेटमेंट है। अब आपको बेटा ये स्टेटमेंट समझ के पढ़ के आना चाहिए क्योंकि रिपीट हो रहा है पीछे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपसे क्या पूछा है, द सम ऑफ 2 क्यूब ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। किन्हीं भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का, तो सबसे छोटे नेचुरल नंबर क्या है 1 2 एंड 3, क्या इनके क्यूब का सम 9 से डिवाइड होगा। बहुत से बच्चे इसमें सोल्व करने बैठ जाते हैं, नहीं करना। देखो अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो बेटा एक नंबर तो 3 का मल्टीपल होगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, मतलब वो तो हमेशा 9 से डिवाइड होगा। आपको काम करना है इन दोनों पे। कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, a की पावर n प्लस b की पावर n, पावर है ऑड हमेशा क्योंकि मैं क्यूब कर रहा हूं। तो क्यूब करा तो किससे डिवाइड होगा, a प्लस बी से। 2 + 1 किससे डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। आप इस तरीके से भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा क्यूब करूंगा तो 1 का क्यूब 1 गया, छोटे नंबर है करके भी देख सकते हो। 2 का क्यूब कितना गया 8 गया, 3 का क्यूब कितना गया 27। देखो ये 3 से 9 से डिविजिबल होगा, 8 और 1 9, ये भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। टेक एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लेट्स से आपने बोला 2 ले लिया, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 है, ये तो हमेशा 9 से डिवाइड होगा। इन दोनों पे चेक कर लेते हैं। पावर कैसी है, क्यूब। अगर पावर क्यूब है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे a प्लस बी। इसका एक और भी बेटा कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको इसमें बाद में जाके समझाऊंगा। अभी क्या है, देखो अगर पावर ऑड है ना और बीच में क्या है प्लस, तो जितनी भी ऑड पावर है उसको बाहर निकाल दो। लाइक जैसे मैंने पहले 2 की पावर 1 बाहर निकाला तो बाहर कितना गया 3,
प्लस 4 की पावर 1 में मैंने बाहर कितना निकाला 3, पावर कैसी है ऑड, तो a प्लस बी यानी कि 6 से डिवाइड होगा। दूसरी कंडीशन आप क्या करोगे 2 की पावर 3 पावर 1 कर दो, क्योंकि 1 भी तो पावर ऑड है, 4 की पावर 3 पावर 1 कर दो। आप ऐसे भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको समझने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको भी शॉर्ट मतलब बेसिक्स ही समझा रहा हूं कि अब 2 की पावर 3 8, 4 की पावर 3 कितना गया 64, अगेन 72 9 से डिवाइड हो रहा है। कहने का मतलब ये होगा किन्हीं भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के क्यूब का सम हमेशा 9 से डिवाइड होगा। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया सही। अब सेकंड स्टेटमेंट अगर आप बेटा अगर आपने अगर पढ़ा है तो पास्ट ईयर्स में पिछले 4 से 5 साल में लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एवरी इवन पावर ऑफ एवरी ऑड नंबर ग्रेटर देन 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 गिव्स 1 एज द रिमाइंडर। लास्ट टू लास्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आया था कि एवरी इवन पावर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 8k + 1, अगर आपको याद हो तो। ठीक है बेटा, वहां पे ऐसे पूछा, इसका मतलब 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है सही है। ठीक है, तो लास्ट सेशन अगर आप लोगों ने बेटा नहीं देखे तो देखिए, वहां पे हमने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। वैसे स्टेटमेंट सही है, कोई भी आप ऑड पावर इवन पावर लो किसी भी ऑड नंबर की, वो हमेशा इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, और इस फॉर्मेट में लिखने का मतलब कितना है 8 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 1000 एक्सक्लूडिंग 1 and 1000। बेटा नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते थे, जिस नंबर के आपको फैक्टर निकालने हैं 1000 है, हम उसको कन्वर्ट करेंगे इन द बेस ऑफ प्राइम। तो मैं 1000 को लिख सकता हूं 10 की पावर 3, और मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, टीएनएफ कैसे निकालेंगे, जो भी बेस में प्राइम है उसकी पावर में एक ऐड करो, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 चौक 16। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आगे 16, लेकिन टोटल नहीं पूछे हैं, उसने बोला है कि 1 और 1000 को एक्सक्लूड कर दो, तो 16 में से दोगे कितने बचे 14, आपका आंसर। व्हाट इज द मीडियन ऑफ ऑल पॉसिबल फ्रैक्शंस सॉरी फैक्टर्स ऑफ 120। 120 के जितने भी फैक्टर्स हैं उसका मीडियन बताओ। मीडियन क्या होता है मिडिल टर्म। तो देखो बेटा मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, जब हमें मिडिल टर्म फाइंड करना है तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है या नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, काम कैसे करना है, लेट्स से बेटा नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, ठीक है n, और यहां पे कैसी है n इवन है, तो मिडिल टर्म जो होगी हमेशा n/2 होगी। n/2 जो टर्म होगी वो हमेशा क्या होगी उस सीक्वेंस का मिडिल टर्म होगी। लेकिन अगर n इवन है तो हमारे पास दो मिडिल टर्म आती है, एक तो आएगी n/2 टर्म, सॉरी ये ऑड है ना, ये जाएगा बेटा n+1, ठीक है, इसको सही से लिख देता हूं मैं, क्योंकि ऑड है तो ऑड में क्या जाएगा ये n+1/2 जो टर्म होगी वो क्या होगी उसका मिडिल टर्म। इवन में क्या होगा n/2 टर्म एंड n/2 + 1, मतलब ये वाली और इससे एक अगली वाली टर्म, ये दो हमारे पास मिडिल टर्म आती हैं। तो मिडिल टर्म आती है, उसने पूछा मीडियन, ठीक है, तो किसका, वो भी फैक्टर्स ऑफ 120। तो पहले तो फैक्टर निकालने हैं, तो 120 के फैक्टर कैसे निकालेंगे, वी कन्वर्ट 120 इन द फॉर्म ऑफ द बेस प्राइम, ठीक है, बेस प्राइम का मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। तो मैं इसको लिखूंगा 12 × 10, मैं इसको लिखूंगा 4 × 3 × 2 × 5, तो मैं इसको लिख सकता हूं तो 2 की पावर 3 × 3 × 5। बस ये आपको इंस्टेंट करना है, आपको दिखना चाहिए एग्जाम के अंदर कि भाई हमें इस तरीके से इसको ब्रेक करना है। तो बेटा पावर में एक ऐड करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16। हमारे पास टोटल जो फैक्टर्स है वो कितने हैं 16, मतलब जो फैक्टर्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इवन, तो इसमें जो बेटा मिडिल टर्म होंगी वो दो होंगी, एक कौन कौन सी n/2 यानी कि 8th टर्म और 9th टर्म। तो इन दोनों का मिडिल टर्म का जो एवरेज होता है वही क्या होगा आपका मीडियन होगा, वही क्या होगा मीडियन कहलाएगा। ठीक है, ऑड में क्या होता है जो मिडिल टर्म होती है वही आपका मीडियन होती है, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं तो मिडिल डॉट टर्म का जो एवरेज होता है वही क्या होता है आपका मीडियन कहलाएगा। तो अब 8वीं और 9वीं टर्म मेरे को चाहिए बेटा, सबसे छोटा नंबर जो 120 को डिवाइड करेगा 1, फैक्टर्स पे काम करो, 1 के बाद 2 करेगा, 2 के बाद 3 करेगा, 2 की पावर 3 है तो मतलब 4 भी करेगा, इसके बाद 5 भी इसको डिवाइड करेगा, उसके बाद 6 भी इसको डिवाइड करेगा, और 8 बिल्कुल करेगा बेटा इसको, क्योंकि देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 है ना, तो 8 भी इसको डिवाइड करेगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे यहां पे
ठीक है। इसके बाद देखो बेटा 6 भी करेगा, 8 भी करेगा, क्या 9 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। 10 करेगा, इसके बाद 10 के बाद इसको 12 करेगा, तो हमें तो 8वीं चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वीं टर्म कितनी है? 10। 9वीं टर्म कितनी है? 12। तो इन दोनों का एवरेज मतलब a प्लस बी अपॉन 2, तो 10 और 12 कितना गया यहाँ पे? 22। तो 10 और 12 22, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया? 11। ठीक है। अब तो बेटा आंसर क्या आ गया हमारा इसमें? ब्रावो। कैलकुलेशन एक बार खुद चेक कर लेना इसमें आप, ठीक है। अगर कोई कैलकुलेशन एरर है तो आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा। मैंने आपको मेथड बता दिया है, हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 3 टाइम द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर। लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज देखो बेटा, एग्जाम टू एग्जाम सीडीएस में क्या किया है, लैंग्वेज को थोड़ा सा टफ करना शुरू किया है। तो हो सकता है जो आने वाला एग्जाम है आपके सीडीएस का, उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी और टफ देना शुरू कर दे। आपको लैंग्वेज के साथ फेमिलियर होना है। इफ 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर ऑफ 2 नंबर्स, मतलब कोई 2 नंबर है, 2 में से बड़े वाले के 3 गुने को जब मैंने किससे डिवाइड किया? छोटे वाले को। सो द क्वोशिएंट विल बी 6 एंड द रिमाइंडर विल बी 6। कोई भी 2 नंबर मान लेते हैं, मान लिया a और b, और ऐसे मानते हैं कि a बड़ा है b से। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, आपको याद क्या रखना था इसमें? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या होता है? जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशिएंट जितनी बार हमने टेबल पढ़ा, रिमाइंडर उसके बाद क्या बच गया था। तो बेटा a बड़ा है किससे? b से। मैं किसको डिवाइड कर रहा हूं? इफ 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, इन दोनों में से बड़ा कौन सा? a। तो इसके 3 गुने को, तो मतलब डिविडेंड किससे डिवाइड कर रहा हूं? छोटे वाले से, मतलब b से। क्वोशिएंट कितना है? 6, और रिमाइंडर भी कितना है? 6। इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, अब किसको डिवाइड कर रहा हूं? छोटे वाले के 5 गुना का, मतलब 5 टाइम्स ऑफ b। तो ये क्या बन गया? डिवाइजर। किससे डिवाइड कर रहा हूं? बड़े वाले से। तो ये क्या हो जाएगा इसमें? ये हो गया डिविडेंड, ये क्या हो जाएगा इसमें? डिवाइजर। बाय द ग्रेटर नंबर द क्वोशिएंट विल बी 2, तो क्वोशिएंट कितना आएगा इसमें? 2 आएगा, प्लस एंड द रिमाइंडर विल बी 3। रिमाइंडर कितना है यहाँ पे? 3। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स? आपसे क्या पूछा है यहाँ पे? नंबर्स के बीच का डिफरेंस बताओ क्या आएगा। क्या करते हैं, दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो बेटा 3a माइनस 5b इज इक्वल टू, ये कितना है यहाँ पे? तो 6b प्लस 6 माइनस 2a माइनस 3। अगर मैं इसको देखना चाहूं ऐसे, तो हम इसको तो इधर लेके जाएंगे। अगर हम यहां पे देखेंगे, b को b की तरफ लेके जाएंगे, a को a की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि हमें दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो मैं 3 को भी इधर लेके जा सकता हूं। तो देखो क्या बना बेटा, 3a, ये 2 इधर आ जाएगा, प्लस का 2a, और इसको भी अगर मैं इधर लेके जाऊं, ये भी कितना जाएगा बेटा? माइनस का, तो कितना गया? माइनस का 6 और 5 11b, और इज इक्वल टू 6 में से 3 गया, 3 बचा। तो ये कितना गया? 5a माइनस 11b इज इक्वल टू 3। तो एक तरीका तो ये था, हमने एक इक्वेशन बनाया। अब आपको दिख रहा है कि सर अगर दोनों का डिफरेंस ही निकालना है, मतलब यहां से हमारे पास आंसर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे बेटा? ऐसे इसको माइनस ना करके हम दोनों इक्वेशन में से a और b को एलिमिनेट कर देंगे, किसी एक को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। जैसे अगर मैं पहली इक्वेशन लिखूं तो क्या बनेगी? 3a माइनस 6b इज इक्वल टू 6। यहां पे अब मैं क्या करूं, अगर मैं a को बराबर करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी? मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, माइनस का 2a प्लस का 5b इज इक्वल टू 3। हम किसी एक को इसमें बराबर कर लेते हैं। तो हमने देखा a छोटा है तो a को बराबर कर लेते हैं। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना गया? 6a माइनस 12b इज इक्वल टू 12। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6a माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 9। बेटा दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा? 3b, और इज इक्वल टू कितना आ गया? 21। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अगर b की वैल्यू 7 आ गई, कहीं पे भी आप पुट कर दो बेटा, अगर b की वैल्यू 7 है तो 3a की वैल्यू आप यहां पे देखोगे बेटा, 7 6 42, कितना गया? 48। तो 3a की वैल्यू कितनी आ गई? 48। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें? 16। अगर a की वैल्यू 16 है, b की वैल्यू 7 है, उनका डिफरेंस पूछा है, a बड़ा है, तो a में से b गया कितना आएगा? 9। आपका आंसर। बस आपको ये पता होना चाहिए था। आप क्वेश्चन को बेटा इक्वेशन की फॉर्म में आप फ्रेम करोगे, आप उसको सोल्व कर लोगे।
अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कंसीडर दी नंबर n इज इक्वल टू दिस 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 एंड दिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ n इज 60। ये जो नंबर है, तो फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, प्राइम बेस में कन्वर्ट करके। नंबर कितना है, 12 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 3। तो पहला काम क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए या ऑड फैक्टर निकालने के लिए या इवन फैक्टर निकालने के लिए, कि वी कन्वर्ट दैट नंबर इनटू प्राइम बेस। तो इसको लिखेंगे 4 तिया 12, तो 4 की पावर 6 मतलब 2 की पावर 12, तो बेटा 3 की पावर 6 3 की पावर 8 मतलब 3 की पावर 14 और 5 की पावर 3। कभी भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर या इवन फैक्टर या ऑड फैक्टर या सम ऑफ फैक्टर, मतलब कुछ भी निकालना हो फैक्टर्स का, सबसे पहला काम होगा कन्वर्ट करेंगे प्राइम बेस में। क्या 12 प्राइम है, नहीं है, हमने ब्रेक किया 4 तिया 12, और जब हम ब्रेक करेंगे नंबर को तो पावर भी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब 4 की पावर 6 3 की पावर 6, तो 4 की पावर 6 को मैंने क्या करेगा 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 12, 3 की पावर 8, यहां था 6 यहां थे ऐड कर दिया, और इंटू 5 की पावर 3। देखो ऑड फैक्टर पूछा है, कभी भी अगर आपसे ऑड फैक्टर पूछे तो इवन को छोड़ दो, मतलब आपको इसको काउंट ही नहीं करना है, छोड़ दो इसको। अब अगर इसको छोड़ दिया तो ऑड फैक्टर्स की अगर मैं बात करूंगा, इसके अलावा बेटा एक ऐड करो, 14 में एक ऐड किया 15, 3 में एक ऐड किया 4, तो 15 4 जा 60, मतलब ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास कितने आ गए, 60 आ गए। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। द नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ n इज 720। तो इवन फैक्टर पूछे हैं, तो इवन फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, या तो टोटल फैक्टर में से ऑड माइनस कर दो, या फिर अगर इवन फैक्टर निकालने हैं ना तो उसका मतलब है 2 के मल्टीपल फाइंड करने हैं। तो जो भी इवन नंबर की पावर होती है 12 उसको एज इट इज लिखो, ठीक है। बाकी बेटा एक ऐड करके 15 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा 60, 60 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 72, मतलब इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स भी कितना आ गया 720। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारा, सही हो गया। वही तो आपसे पूछा है कि भाई इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं, सही है। बस आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। Consider the question and the two statement given below. A 2-digit number is added to the number formed by reversing the digit of the 2-digit number. अब हो सकता है बहुत बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होना शुरू हो जाए। मैंने क्या बोला था, लैंग्वेज बेटा एग्जाम टू एग्जाम या एग्जाम बाय एग्जाम यूपीएससी अपनी लैंग्वेज को टफ कर रहा है। कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चंस वही है जो पीछे करते हुए आ रहे हैं, बस आप लैंग्वेज देखोगे कि थोड़ा सा टफ हो गया। A 2-digit number is added to the number formed by reversing the digit of the 2-digit number। एक 2 डिजिट का नंबर है xy, तो इसका रिवर्स क्या होता है yx। आपको यह भी पता है कि एक 2 डिजिट का नंबर और उसका रिवर्स हमेशा 11 का मल्टीपल होता है। इनको ऐड किया, ऐड करके वो क्या कहना चाह रहा है कि ऐड करके जो नंबर आया ना वो भी 2 डिजिट का नंबर है। आगे कैसे पता लगाइए क्वेश्चन में कि व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, वो 2 डिजिट का नंबर क्या है बताओ, कौन सा। जब मैंने एक 2 डिजिट के नंबर को उसके रिवर्स में ऐड किया तो ये जो 2 डिजिट का नंबर आया वो बताओ क्या है। उसको फाइंड करने के लिए आपके पास 2 स्टेटमेंट है कि द सम इज डिविजिबल बाय 9। अगर 2 डिजिट का सम मान लेते हैं वो 2 डिजिट का नंबर आया ए बी, और आपको यह भी पता है बेटा कि वो जो 11 का मल्टीपल होगा, तो अगर वो 11 का मल्टीपल है तो ऐसे 2 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 11 के मल्टीपल है, तो आप बोलोगे सर 11 22 33 44 एंड 99, ठीक है। ऐसे 55, ऐसे बेटा 66 77 88 और 99। अगर सम इज डिविजिबल बाय 9 तो ऐसे कितने नंबर होंगे इसमें जिसमें सम 9 से डिविजिबल होगा, एकमात्र नंबर होगा 99। इसका मतलब वो 2 डिजिट का नंबर कौन सा है, मतलब जो ये आया यहाँ पे 2 डिजिट, ये जो नंबर गया बेटा ये कितना है 99, और ये 99 कब आया होगा, जब वो 2 डिजिट का नंबर क्या रहा होगा, या तो 45 या फिर 54। इसी को तो ऐड करके वो क्या आएगा, एक 2 डिजिट का नंबर बनेगा जो रिवर्स हमेशा क्या हो रहा है आपसे 99 से डिवाइड हो रहा है। तो आप कुछ भी, आप किसी भी तरीके से अप्रोच कर सकते हो। आगे क्या बोला है, द सम इज डिविजिबल बाय 2। अगर सम 2 से डिवाइड होगा तो देखो बेटा 22 में भी हो रहा है, 44 में भी हो रहा है, आगे 66 में भी होगा, आगे 88 में भी होगा। क्या मैं नंबर बता पाऊंगा कौन सा होगा। जब सम 2 से डिवाइड हुआ तो मेरे पास 4 नंबर थे, लेकिन जब सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो मेरे पास एक ही नंबर है। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर बताना किसमें आसान है, सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट में। दूसरे स्टेटमेंट से आप नंबर नहीं बता पाओगे क्योंकि आपके पास 4 नंबर आ गए हैं।
अब इसमें से आपसे क्या पूछा है, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात है, मैं सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाऊंगा, तो आपका पहला ही स्टेटमेंट क्या हो गया, इसमें सही हो गया। इसी तरीके से बेटा आपको इन क्वेश्चंस पे अप्रोच करना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, कंसीडर द क्वेश्चन एंड द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो कि x की पावर n प्लस y की पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस y। क्वेश्चन क्या है कि ये जो x की पावर n है, y की पावर n, वो x प्लस y से डिविजिबल होगा। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कि वो डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो x की पावर n, y की पावर n, ये a प्लस b से कब डिविजिबल होता है, जब n क्या हो जाए, ऑड। अगर n ऑड है तो ये हमेशा x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। मतलब डिविजिबल होने के लिए मुझे n क्या पता होना चाहिए, ऑड पता होना चाहिए। क्या किसी स्टेटमेंट में n ऑड है? स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, n इज अ नेचुरल नंबर। तो बेटा तो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। मतलब यहां से हम आंसर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इवन में तो हो सकता है वो 2 हो सकता है वो बेटा 6 हो जाए, हम तब नहीं बता पाएंगे, क्योंकि n क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। आगे क्या बोल रहा है, n इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो क्या अगर n इवन नेचुरल नंबर हुआ, क्या वो इसको डिवाइड कर पाएगा? कभी भी वो इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हम दोनों ही स्टेटमेंट से इसका आंसर नहीं कर सकते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, डेल्टा। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये किससे डिविजिबल होगा, कब होता है, ऑड पे। तो ना तो स्टेटमेंट नंबर 1 और ना ही बेटा स्टेटमेंट नंबर 2 मुझे ये बता पा रहे हैं कि n ऑड है। अगर इन दोनों स्टेटमेंट से ये पता लग जाता कि n ऑड है तो हमारा स्टेटमेंट हम आंसर उसका कर पाते, लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट में हम n को नहीं बता पा रहे हैं कि वो ऑड है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है आंसर करने के लिए इस क्वेश्चन का। आगे, देयर आर टू नेचुरल नंबर x एंड y where x is greater than y. When x is divided by 6 it leaves the remainder 2, and when y is divided by 6 it leaves the remainder 3. What is the remainder when x minus y is divided by 6? बेटा रिमाइंडर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम करते हुए आ रहे हैं। x बड़ा है y से, ठीक है, तो डिफरेंस पूछा है इसलिए उसने x माइनस वाई पूछा है। तो क्या पूछा है कि x माइनस वाई को मैंने किससे डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया। रूल क्या था, अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, चाहे मल्टीप्लाई में, चाहे एडिशन में, चाहे सब्ट्रैक्शन में, इंडिविजुअल नंबर को डिवाइड करो। मैंने 6 को x से डिवाइड किया, ठीक है, माइनस बेटा y को भी 6 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको दोबारा से आप 6 से डिवाइड कर दो। ये रिमाइंडर का सबसे बेसिक रूल है। तो x को डिवाइड करके रिमाइंडर क्या मिला, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसमें कि when x is divided by 6 it leaves the remainder 2। x को डिवाइड करके रिमाइंडर कितना था, 2। y को डिवाइड करके रिमाइंडर कितना है, when y is divided by 6 it leaves the remainder 3। इसको रिमाइंडर कितना है, 3, और दोबारा से मैं किसको डिवाइड कर दूंगा, 6 से। बीच में माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे, प्लस होगा तो प्लस लगा देंगे, मल्टीप्लाई होगा तो हम मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो बेटा कितना आया, -1/6। लेकिन क्या कभी रिमाइंडर माइनस में होता है, कभी नहीं होता। तो इसको हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, डिवाइजर में से माइनस करके, यानी कि 1 को हम किस में से माइनस करेंगे, 6 में से माइनस करेंगे। तो रिमाइंडर कितना जाएगा हमारा, 5, एंड दैट इज योर आंसर। क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था, आपको याद होगा लास्ट सेशन में, कि डिवाइजर इज इक्वल टू नेगेटिव रिमाइंडर प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है। इन दोनों का सम हमेशा डिवाइजर के इक्वल होता है विदाउट द रिमाइंडर। द वैल्यू ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 5 times द सम ऑफ द डिजिट्स, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। अगेन ऐसा क्वेश्चन बेटा 2014 या 15 में आपने देखा होगा, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। एक 2 डिजिट नंबर की आपको वैल्यू बतानी है जो कि 5 times द सम ऑफ इट्स डिजिट। मान लेते हैं कि वो 2 डिजिट का नंबर था XY। तो ये जो 2 डिजिट नंबर है ये 5 गुना है अपनी डिजिट्स के सम का। और बेटा किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम लिखते कैसे हैं, इन द फॉर्म ऑफ द प्लेस वैल्यू। तो 10x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 5x प्लस 5y। यहां से इसको लेके जाएंगे कितना बचेगा, 5x, इसको इधर लेके जाएंगे कितना बचेगा, ये 4y। तो बेटा x और y का जो रेशियो आया वो कितना आया। अब इसका मतलब वो 2 डिजिट का नंबर क्या हो सकता है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, 45। आपको बस चेक ये करना है कि क्या वो ऐसा कह रहा है कि उनकी डिजिट का सम देखो कितना आएगा, 5 और 4 9। क्या वो अपनी डिजिट के सम का 5 गुना है, तो 9 पंजे 45, बिल्कुल। तो आपसे क्या पूछा है, मल्टीप्लाई पूछा है, तो 5 चौक 20, आपका आंसर चार्ली।
अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि बेटा P इज द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। ठीक है, एक नंबर है लेट्स से A और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/A, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, P है। एंड Q इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। और Q क्या है, उस नंबर के स्क्वायर और उसके बेटा रेसिप्रोकल का स्क्वायर का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या है, Q है। तो आपसे क्या पूछा है, देन व्हाट इज P की पावर 4 प्लस 4P स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब यहां से अगर मैं सोल्व करना शुरू करूं बेटा, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, A माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर A प्लस बी विच इज इक्वल टू Q। अब इसको स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि मुझे क्या चाहिए, यहां पे P स्क्वायर चाहिए। जब इसको स्क्वायर किया तो क्या बनेगा, A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर माइनस 2AB, तो कितना बना, माइनस का 2 इज इक्वल टू P का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहां पे इसको लिखना शुरू करूं तो A स्क्वायर प्लस 1/A स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं P स्क्वायर प्लस का 2। हमें क्या चाहिए यहां पे, हमें चाहिए यहां से जो है P की पावर 4 प्लस 4P स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं तो, ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर हमने इसका स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा, यहां से A की पावर 4 प्लस 1/A की पावर 4 एंड प्लस 2AB, तो दोबारा से 2 बनेगा। ये कितना जाएगा, P की पावर 4 प्लस 4, ठीक है, P की पावर 4 एंड प्लस 4 एंड प्लस 2AB, तो कितना जाएगा ये 4P स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखो ये टर्म कितना बना, A की पावर 4 प्लस 1/A की पावर 4 इज इक्वल टू क्या बना, P की पावर 4 प्लस 4P स्क्वायर प्लस 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ गया, 2, ये आ गया। अब देखो वैसे आपको यहां पे करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं सीधा सीधा यहां से इसको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको ऐसे ना ब्रेक करके डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर कर देता हूं। तो इसका स्क्वायर करके क्या मिला मुझे, जब मैंने इसका स्क्वायर किया A की पावर 4 प्लस 1/A की पावर 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू Q स्क्वायर। तो बेटा A की पावर 4 प्लस 1/A की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं Q स्क्वायर प्लस 2। और जब यहां पे हमने पुट करा तो ये वैल्यू क्या बनेगी, Q स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू P की पावर 4 प्लस 4P स्क्वायर प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि वैल्यू किससे पूछी हमारी, इसकी, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पे, Q स्क्वायर, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था, बस बेसिक आपको बेटा अलजेब्रा का इस्तेमाल करना था। बेसिकली ये क्वेश्चंस होते हैं जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम में आते हैं, लेकिन यहाँ पे अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं, लीनियर इक्वेशंस के। बेटा देखो 2023 से आप देखोगे कि लेवल थोड़ा सा और अप कर दिया उसने। क्या बोला है कि अ नंबर 277xy5 where x y are digits is divisible by 25। तो 25 का आपको रूल पता है कि 25 का रूल क्या होता है कि अगर नंबर के आखिर की 2 डिजिट 25 से डिवाइड होंगी तो वो नंबर भी क्या होगा, 25 से डिवाइड होगा। तो आखिर की 2 डिजिट डिवाइड होने के लिए y कितना जाएगा, 7 जाएगा। अगर y 7 है तो ये नंबर क्या होगा, 25 से डिविजिबल होगा। ये बेटा 25 की डिविजिबिलिटी का रूल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन क्या बोला है, द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर ये नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाए तो 9 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। देखो 7 और दोनों छोड़ देंगे, 7 और 7 14, 4 और 1 5, 5 और 5 10, यानी कि यहां पे कितना बना बेटा, 1 प्लस वाई। क्या बना यहां पे, ये 1 प्लस वाई। अगर इसको 9 से डिवाइड होना है तो y की मैं x, सॉरी 1 प्लस एक्स, क्योंकि y तो हम क्या रख चुके हैं 7, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस एक्स। तो 9 से डिवाइड होने के लिए मुझे x क्या रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकता हूं, अगर पहला स्टेटमेंट कैसा है, सही। और सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इफ x इज ग्रेटर देन 5, कि अगर x 5 से बड़ा हो जाए तो बेटा देखो आप फाइंड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर 5 से बड़ा है, ये नंबर तो 25 से डिविजिबल हो रहा है, x कुछ भी हो जाए हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।
तो अगर कुछ फर्क नहीं पड़ा है तो x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 से बड़ा लेके जाएंगे तो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। मतलब इस वाले केस में सेकंड स्टेटमेंट में हमारे पास बहुत सारे वैल्यूज आ रही हैं। तो पहला स्टेटमेंट ऐसा है, उसने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, आपको एक ही वैल्यू बतानी है, आपको बहुत सारी वैल्यू नहीं बतानी है। तो x की एक वैल्यू मैं सिर्फ और सिर्फ बेटा पहले स्टेटमेंट से ही बता सकता हूं। तो आपसे अब देखो ऑप्शन क्या क्या है, चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट नॉट बाय द अदर। तो बिल्कुल भाई सही बात है, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 1 से हमारा आंसर आ सकता है, दूसरे से हमारा आंसर नहीं आएगा। तो किसी एक से आ रहा है, दूसरे से नहीं आ रहा, अल्फा इज द आंसर। बाकी ऑप्शन एक बार हम रीड कर लेते हैं, चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय आइदर स्टेटमेंट अलोन, बिल्कुल भी नहीं। चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, बिल्कुल भी नहीं बेटा, एक से आंसर आ गया तो आपका आंसर अल्फा आ गया इसमें। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि x एंड y आर कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं। कैन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई बी डिटरमाइंड यूनिकली, क्या मैं x और y की वैल्यूज को यूनिकली फाइंड कर सकता हूं, मतलब अलग अलग फाइंड कर सकते हैं उनकी वैल्यूज को। कब, अगर x प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 256 है। अब एक चीज समझो, अगर x प्लस वाई की पावर 4 256 है और x और y क्या है बेटा, कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स लाइक 1 एंड 3, ठीक है, 3 एंड 5, 5 एंड 7, इस तरीके से। तो पहले तो आपको यह समझना है कि अगर ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो किसी की पावर 4 256 कब आता है बेटा, यहां पे अगर मैं देखूंगा तो 4 की पावर 4, क्योंकि 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो मैं कह सकता हूं कि 4 की पावर 4 कितना होता है 256। इसका मतलब x प्लस वाई कितना गया, तो x प्लस वाई मेरे पास कितना गया 4 गया है। तो इसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं x प्लस वाई की, अगर वो बेटा कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं। तो पहला वैल्यू हो सकता है 0 और 4, लेकिन ऑड चाहिए, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक हो सकता है 1 एंड 3, इसके बाद हो सकता है कॉन्जिक्यूटिव ऑड चाहिए, तो 2 और 2 पॉसिबल ही नहीं है, या फिर क्या हो जाएगा 3 और 1, ये भी नहीं चाहिए। तो मुझे वैल्यू क्या मिली 1 और 3 एंड 3 और 1। अब उसने पूछा है कि यूनिकली हम वैल्यूज को फाइंड कर पाएंगे एक्स और वाई की, बिल्कुल एक्स और वाई क्या हो सकता है 1 और 3 एंड 3 और 1। ध्यान रखना ये बेटा -1 भी हो सकता है, क्योंकि उसने ऑड इंटीजर्स बोला है, तो ये -1 -3 भी हो सकता है, -3 और -1 भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल दिया कि x प्लस वाई का क्यूब कितना है -16। तो देखो 3 प्लस और 1 4, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा 64। क्या इससे छोटा आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट से तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो पहला स्टेटमेंट से हमें वैल्यूज मिली है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, अगर हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं, उसका अगर मैं 4 का क्यूब करूं -64, 4 का क्यूब कितना है -64, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है छोटा आ रहा है। तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा, लेकिन इंडिविजुअली अगर मैं फाइंड करूंगा तो मैं सेकंड स्टेटमेंट से फाइंड नहीं कर पाऊंगा। तो पहले को समझ के हमने सेकंड पे अप्लाई किया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, चूज दिस ऑप्शन इफ दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट नॉट बाय द अदर। इसमें भी आंसर क्या होगा अल्फा, कि सेकंड स्टेटमेंट से हम इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, पहले स्टेटमेंट से हम इसका आंसर कर पाएंगे। देखो 1 और 3, 3 और 1, तो बेटा -1 -3 -3 1। लेकिन उसने कैसा बोला, देखो यूनिकली, क्या हम यूनिकली फाइंड कर पा रहे हैं। तो अगर मैं कुछ टाइम के लिए इसको इग्नोर कर दूं तो बेटा मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ गई 1 और 3, ठीक है। तो उस तरीके से हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखो x प्लस वाई का क्यूब, तो अगर आप बेटा यहां पे कोई वैल्यू निगेटिव लेके जाओ, या अगर आप इसमें लेके जाओ जैसे 1 और 3, तो अगर 1 और 3 में लेके गया तो ऐसे क्या दो नंबर जिसका क्यूब 16 से छोटा आ जाए। देखो 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो मतलब यहां पे कितना जाएगा 2 जाएगा। तो 2 का क्यूब कितना है 8, जो कि 16 से छोटा है। अगर x प्लस वाई 2 गया तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 1 और 1, 0 और 0, या फिर माइनस में लेके जाएंगे। तो क्या ये दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आए, नहीं आए। और x और y कैसे नंबर है कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, तो ऑड इंटीजर्स हमें चाहिए, इसलिए बेटा सेकंड स्टेटमेंट से हम आंसर नहीं फाइंड कर सकते। तो आपको अगर कंफ्यूजन हो तो आप इसको समझ लेना। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी। ध्यान से समझना क्या बोल रहा है कि इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी इज ऑड। क्या ये जो पी स्क्वायर था प्लस
क्यू स्क्वायर है एन प्लस क्यू है, ये ऑड है या इवन है, आपको ये बताना है। तो मैं किन स्टेटमेंट से ये बता पाऊंगा कि ये ऑड है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि 2p प्लस क्यू इज ऑड। बट एक बात समझो, अगर ये ऑड है तो कब पॉसिबल होगा? अब 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो p इवन रहा हो या ऑड रहा हो, क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 2p हमेशा इवन रहेगा, और ऑड बनाने के लिए q कैसा जाएगा? फिर ऑड जाएगा। यहां से क्या समझ आया कि q एक ऑड नंबर है। पहले स्टेटमेंट से मुझे क्या समझ आया कि q एक ऑड नंबर है। यहां पे अप्लाई करते हैं। अगर बेटा q ऑड है तो ऑड का कुछ भी पावर रखो ऑड आएगा। ऑड प्लस ऑड कितना गया? इवन। तो p, अब देखो आपको ये नहीं पता ना कि p कैसा है, कि p इवन है या ऑड है, आप ये नहीं बता पाए। तो अगर हम ये नहीं बता पाए कि p क्या है, कि p हम यहां से फाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि इवन है या ऑड, हाँ q पता लग गया कि q ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड इवन। अब अगर मुझे ये पता लग जाए कि p कैसा नंबर है, तो देखो ऑड बनाने के लिए p कैसा होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। तो मुझे p ऑड फाइंड करना है। सेकंड स्टेटमेंट देखो बेटा, q माइनस 2p इज ऑड। q माइनस 2p अगर ऑड है, देखो 2p मतलब इवन बनेगा, तो हमें p, अभी हम p नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि p इवन है तब भी इवन आएगा, अगर p ऑड है तब भी ये क्या बनेगा? ऑड बनेगा। तो ओवरऑल को ऑड बनाने के लिए ये इवन बना, तो q कैसा जाएगा? ऑड। बेटा दोनों ही स्टेटमेंट में मुझे क्या पता लग रहा है कि q एक ऑड नंबर है, लेकिन अगर q एक ऑड नंबर है तो मैं, लेकिन जब यहां पुट करा ऑड प्लस ऑड इवन, तो p तो मुझे पता ही नहीं है। तो इसका मतलब मैं दोनों ही स्टेटमेंट से ये आंसर नहीं कर पाऊंगा कि p स्क्वायर प्लस क्यू एक ऑड है या इवन है, क्योंकि यहां पे p इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। इन दोनों स्टेटमेंट से हम ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि p इवन है या ऑड है, और वही तो हमें चाहिए मेन। ठीक है, हम बस q को बता पा रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। choose this option if the question can be answered by one of the statement, नहीं हो रहा। choose this option if the question can be answered by other, नहीं हो रहा। choose this option if the question can be answered by using both, नहीं हो रहा। choose this option if the question cannot be answered even by using both the statement, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेल्टा। ठीक है, आपको बेटा कॉन्सेप्ट समझना है इनके पीछे कि हम किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं इन क्वेश्चंस पे। व्हाट इज द लार्जेस्ट पावर ऑफ 10 दैट डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब बेटा 10 की पावर मतलब 2 और 5 पे काम करना है, और 2 और 5 पे काम करना है। कॉन्जुगेटिव नंबर्स में हमेशा किससे काम करते हैं हम? 5 पे। तो बेसिकली उसने नंबर को उल्टा लिख दिया बेटा, 29 इंटू 28 इंटू कहां तक गया? 1 तक, मतलब कॉन्जुगेटिव नंबर है ये 1 2 3 अप टू। तो कॉन्जुगेटिव नंबर्स में अगर मुझे नंबर ऑफ पेयर्स निकालने होते हैं 2 और 5 के, या मुझे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना होता है बेटा, 10 की पावर का मतलब कितना है? नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस काम किस पे करते हैं? पेयर ऑफ 2 एंड 5, और उसमें भी अगर कॉन्जुगेटिव नंबर है तो 5 पे डिवाइड करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या था कि जो भी लास्ट नंबर है ना उसको सक्सेसिवली डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 5 जा 25, इसके बाद दोबारा डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, ये जो नंबर आएगा दोनों को ऐड कर देंगे, 5 और 1 6। मतलब इस पूरे मल्टीप्लाई में 5 की हाईएस्ट पावर बेटा कितनी जाएगी? 6। और कॉन्जुगेटिव नंबर्स में जितनी 5 की पावर उतनी आपको क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 2 एंड 5, और जितने 2 और 5 के पेयर्स बेटा उतने आपको क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि 10 की पावर। तो आंसर क्या होगा इसमें? चार्ली। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 65 की पावर 99, 65 की पावर 99 डिवाइडेड बाय 11। अभी समझाया था, पहले इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे 66 को। तो देखो 11 5 जा 55, रिमाइंडर कितना बचा? 10। लेकिन अगर मैं आगे कर लूं 11 6 जा 66, तो 66 से कितना कम है? माइनस का 1। तो रिमाइंडर कितना बना बेटा? माइनस का 1। पावर कैसी है? ऑड। तो सोल्व करके क्या आएगा? -1/10। लेकिन क्या कभी रिमाइंडर नेगेटिव होता है? आंसर कभी नेगेटिव होता है? कभी नहीं होता। तो हम पॉजिटिव कैसे करेंगे? नेगेटिव रिमाइंडर को विदाउट साइन डिवाइजर में से माइनस कर देंगे। 11 में से 1 गया 10, आपका आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स बेटा, 437 797 एंड 1073। आपसे पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव नंबर्स आर प्राइम, इनमें से कितने नंबर प्राइम है आपको ये बताना है। ठीक है, आपसे नंबर क्या पूछे? ये प्राइम पूछे हैं। आप एक चीज देखो, तो बेटा 437 797 मैंने सबसे पहला रूल क्या बनाया था? आपको बताया था कि अगर कोई भी नंबर 6 के -1 प्लस की फॉर्म में है तो वो एक प्राइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हर एक प्राइम जो 3 से बड़ा है वो इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। या तो इस पे काम करना है, अगर ये फेल हो जाएगा तो हम किस पे काम करेंगे बेटा? फिर बेसिक तरीके से कि एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर
इससे बड़ा है, उससे छोटे सारे प्राइम लो, इसको डिवाइड करके देखो, डिवाइड हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आपका वो प्राइम हो जाएगा। अगर किसी से भी डिवाइड हो गया तो वो कंपोजिट नंबर है। हम इसको चेक कर लेते हैं। देखो 6 7 जा 42, 42 में से बेटा कैरी गया 18, मतलब 1 17, 6 3 जा 18, रिमाइंडर -1, यानी कि ये प्राइम हो सकता है, हमें नहीं पता। इसको डिवाइड करके देखा बेटा 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, फिर रिमाइंडर गया 17, ये भी हो सकता है क्योंकि इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है -1। इसको डिवाइड करके देखा 6 1 जा 6 4, 47, 42, 53, ठीक है, 6 9 जा 54, मतलब तीनों के तीनों इस फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। तो ये प्राइम हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। अब देखो ये हो गया फेल। अगर ये फेल हो गया तो काम किस पे करना है, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 437 से बड़ा है, जैसे 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, ये आपको पता होना चाहिए। 22 का स्क्वायर 484, तो 21 पे काम करना है। 21 से छोटे जितने भी प्राइम है ना सारे देख लो। क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या 3 से हो रहा है, अब ये स्टैंड आना चाहिए। 3 का मतलब सम ऑफ दी डिजिट्स, 4 3 7 और 7 14, नहीं हो रहा। 5 से नहीं हो रहा, आखिरी डिजिट 7 के लिए नहीं हो रहा, डिवाइड कर लो, 7 6 42, 7 2 14। 11 से तो देखो 7 और 4 11 में से बेटा 3 गया, नहीं हो रहा है। 13 से 13 3 39, ठीक है, 47 नहीं हो रहा है। 17 से तो 17 दूनी 34 और 97 बेटा उससे भी नहीं हो रहा। क्या 19 से हो रहा है, तो आप देखोगे 19 दूनी 38, 19 तिया 57, यानी कि ये नंबर 19 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे आप सेकंड को चेक करोगे। देखो इन क्वेश्चंस में बेटा हम स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं, इतना ही टाइम लगता है, आपको बस ऐसे ही अप्रोच करना है इन पे। 797 की अगर मैं बात करूंगा बेटा, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर क्या हो 797 से बड़ा हो, तो जैसे बेटा 30 का स्क्वायर 900, ठीक है, 26 का स्क्वायर 676, यानी कि इसके कहीं बीच में मुझे लेना है। अगर मैं 27 के स्क्वायर की बात करूंगा बेटा 729, यानी कि मुझे 28 पे काम करना है। 28 से छोटे सारे प्राइम ले लो, तो 28 से छोटा पहले 2 नहीं हो रहा, 3 नहीं हो रहा, स्टैंड आना चाहिए, 5 नहीं हो रहा, 7 डिवाइड करके देख लेते हैं, नहीं हो रहा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 27 बचा, नहीं हो रहा। 11 से करके देखो, नहीं हो रहा, 5 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। 13 से करके देखो बेटा, तो 13 6 78, रिमाइंडर एक गया बेटा, 13 से भी नहीं हो रहा, ठीक है। 17 से करके देखो, ठीक है, तो 17 बेटा देखो 17 चौका 68, तो यहाँ पे कितना बचा 10, 160 नहीं हो रहा, क्योंकि 160 क्या एक प्राइम नंबर है। 19 से करके देखो, ठीक है, तो 19 4 जा 76, तो 76 में कितना बचा 37, एक प्राइम है, उससे भी नहीं हो रहा। उसके बाद किससे करके देखेंगे इसको हम, 23 से करके देखेंगे। क्या 23 से हो रहा है, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो 23 दिया कितना जाएगा इसमें 69, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 10 और 107, तो 107 भी क्या है प्राइम नंबर, आपको पता होना चाहिए, मतलब ये इससे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम कहां तक गए थे बेटा 28 तक, उससे पहले कोई है नहीं है, इसका मतलब ये किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, तो ये एक प्राइम नंबर है। अगर किसी से डिवाइड हो जाता तो ये भी कंपोजिट नंबर बन जाता, किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो कैसा नंबर है बेटा, एक ये आपका एक प्राइम नंबर है। अब देखो 1073 पे, जैसे मैंने आपको बोला 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 32 का स्क्वायर 1024, तो मतलब 33 के स्क्वायर पर अगर मैं कहीं काम करूं तो एक ऊपर जाएगा। तो 33 से छोटे सारे प्राइम ले लो, तो 33 से छोटे सारे प्राइम अगर मैं बात करूंगा, जैसे 2 देखो नहीं हो रहा, 3 के लिए तो 7 और 3 10 और 1 11 नहीं हो रहा, 5 के लिए आखिरी डिजिट, 7 के लिए नंबर डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 3 37, तो बेटा 7 5 जा 35, 23 7 से नहीं हो रहा है। 11 के लिए देखो नहीं हो रहा है, ठीक है। 11 इसके बाद 13 से देखो, तो अगर आप 13 से देखना शुरू करोगे तो बेटा 13 नंबर 117 है, 117 का मतलब 10 रिमाइंडर आएगा, और यहाँ पे कितना गया 103, मतलब उससे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। मतलब आपको इस तरीके से चेक करके देखना पड़ेगा। ये आपको ऐसे ही इन क्वेश्चंस का अप्रोच करना होता है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई हमें जब प्राइम निकालना है तो कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो ऐसे बेटा इसमें 1073 को फिर आप देखोगे, अगर ये भी किसी प्राइम से डिवाइड नहीं हुआ तो ये भी क्या बन जाएगा एक प्राइम नंबर। अगर किसी भी प्राइम से डिवाइड हो गया तो क्या बन जाएगा कंपोजिट नंबर। इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। आपसे क्या पूछा है, इनमें से कितने प्राइम है, अगर ये भी प्राइम आया तो आंसर क्या हो जाएगा ओनली 2 प्राइम है, अगर ये कंपोजिट आया तो आंसर क्या हो जाएगा ओनली 1 प्राइम है, ठीक है। इसको बेटा खुद से सोल्व करना, खुद से सोल्व करके फिर इसमें आंसर आप टिक कर देना। आगे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। एक 2 डिजिट का नंबर है जिसकी बेटा डिजिट्स का सम कितना है 12। व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर बिकेम्स ग्रेटर बाय 18। रिवर्स करके नंबर बड़ा हो गया, मतलब वो 2 डिजिट का नंबर अपने रिवर्स से छोटा है।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इन द नंबर। तो ऐसे 2 डिजिट के नंबर देखो बेटा जिसके डिजिट का सम 12 है, तो आप देखोगे 1 और 11 है, लेकिन क्या पॉसिबल है? क्योंकि एक्स और वाई क्या है? डिजिट्स, ये कभी भी बेटा 9 से बड़ी नहीं हो सकती। तो सबसे छोटा पेयर क्या बनेगा? 3 और 9। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। तो सबसे छोटा पेयर क्या बना यहाँ पे हमारा? 3 और 9। इसके बाद क्या बनेगा? 4 और 8। इसके बाद क्या बनेगा? 5 और 7। और इसके बाद क्या बनेगा? 6 और इसके बाद बेटा अपने आप को रिपीट करेंगे। इस पे तो काम करना ही नहीं होता, नंबर छोटा है। और बेटा अब एक चीज देखो, 39 का अगर मैं रिवर्स देखूंगा तो कितना आएगा? 93। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है क्वेश्चन के हिसाब से? 18। क्या 18 आएगा कभी? 40 और 50 का डिफरेंस है, यानी कि ये आंसर नहीं है। अगर मैं यहां से देखूं बेटा 48 का जो रिवर्स है वो कितना है? 84। तो यहां पे देखूं बेटा 50, अगर 50 ही मान लूं, 50 और 30 80, क्या इसका डिफरेंस कभी 18 आएगा? नहीं आएगा। क्या बचा? 57। इसका रिवर्स कितना है बेटा? 75। अब अगर ये दोनों आंसर नहीं है और यही हमारे पास पेयर है, तो मतलब बेटा वो नंबर क्या था? 57। फिर भी चेक कर लेते हैं। तो 57 में 18 ऐड करो, 8 और 7 15 का 5 हासिल लगे, 5 6 और 1 7, मतलब वो नंबर कितना था बेटा? 57। वो 2 डिजिट का नंबर था 57, कि अगर मैं इसमें 18 ऐड कर दूं तो इसकी डिजिट क्या हो जाएंगी? रिवर्स हो जाएंगी। आपसे क्या पूछा है? उन 2 डिजिट्स का डिफरेंस, तो 7 और 5 का डिफरेंस 2 आ जाएगा। आगे देखो क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 360। बेटा 360 के फैक्टर्स आपको बताने हैं। द नंबर ऑफ फैक्टर इज इतना एंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर इज 1170। तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? देखो बेटा 360 के, इसको ब्रेक करेंगे तो 36 इंटू 10। सबसे पहला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए वी कन्वर्ट दैट नंबर इन द प्राइम बेस। तो प्राइम बेस लिखने के लिए इसको लिखेंगे 4 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 5। तो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो बेटा क्या करते हैं? पावर में एक ऐड करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2। तो 4 तिया 12 दूनी 24, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हमारे? 24। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? सही। उसने दूसरा क्या बोला है? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आपको निकालना है। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं? देखो इसका फॉर्मूला भी है, इसका एक बेसिक मेथड भी है। तो फॉर्मूले से क्या करते हैं बेटा? देखो 2 की जितने भी बेस में प्राइम होते हैं ना वो लिखो 2 की पावर में, या इसका बेसिक तरीका पहले देख लो, फॉर्मूला बाद में लिखा देंगे। जो भी बेस में प्राइम है ना बेटा, उसकी 0 पावर से लिखना शुरू करो। कहां तक? जहां तक वो गया है। तो पावर कहां तक गई? हमारी 3 तक। तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 3। डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, इनटू 3 कहां तक गया है? तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। 5 कहां तक गया है बेटा? तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 तक गया है। इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना आएगा? 1170 आएगा। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? आपके सही हो जाएंगे। आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कंसीडर अ 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म xy xy xy। तो मैंने आपको कितनी बार बताया था ये, कि अगर कभी भी एक 6 डिजिट का नंबर है जो 2 डिजिट को रिपीट करके फॉर्म हो रहा है, आपको याद होना चाहिए था बेटा हमेशा किससे डिवाइड होता है वो। अब इसको शॉर्टकट देखो क्या है, वैसे तो आपको याद होना चाहिए हमेशा डिवाइड होगा 3 7 13 एंड 37 से हमेशा डिवाइड होगा, लेकिन शॉर्टकट क्या है? आपके पास ये पेयर है xy और xy। शॉर्टकट देखो निकालने का तरीका, आप पेयर देखो, आपने 2 के पेयर बनाए, कितने पेयर बने? 3 पेयर बने, 3 1 लिख दो। हर एक पेयर में डिजिट कितनी है? 2, तो इससे एक कम आप 0 लगा दो, दैट इज योर आंसर। मतलब कोई भी 6 डिजिट का नंबर जो कि 2 डिजिट को रिपीट करके फॉर्म हुआ है ना, वो हमेशा डिवाइड होगा 10101 से। अगर इससे होगा तो इसके फैक्टर से भी होगा, और इसके फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? 3 7 13 और 37। अब ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा आपका इसमें? डेल्टा। बेटा लेट m and n be the natural number, what is the minimum value of m plus n such that 33m plus 22n is divisible by 121। बेटा एक बार बताओ, अगर वो 121 से डिविजिबल है, मतलब इन दोनों का सम कम से कम 121 आना चाहिए, isn't it? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, ध्यान रखो, अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्क कर लो आप। अगर ये 33m प्लस 22n बेटा 121 से डिविजिबल है, इसका मतलब इन दोनों का सम कम से कम 121 तो आना ही चाहिए, तभी तो वो 121 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। और ऐसा कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या बताया था? आपको याद होगा अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट में ax प्लस by
इज इक्वल टू सी। अगर सी ए और बी का एचसीएफ है तो ही एक्स और वाई की वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। बेटा 33 और 22 का एचसीएफ कितना है 11, क्या 11 का मल्टीपल है, मतलब यहाँ पे एम और एन की वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। आप कैसे भी निकाल लो बेटा, किसी एक को भी आप जीरो रख के आंसर निकाल दो, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको जीरो रखूं, अगर मैं इसको जीरो रख रहा हूं तो क्या एन की मेरे को कोई इंटीग्रल, उसने क्या बोला नेचुरल नंबर, मतलब फ्रैक्शन नहीं होगा, हमेशा एक इंटीग्रल होगा, तो क्या ये आंसर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। अगर मैं इसको जीरो रखूं, क्या ये 33 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, मतलब मैं जीरो पुट नहीं कर सकता। और वैसे भी क्या बोला है उसने बेटा, नेचुरल नंबर, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है 1। आप एक बार m की जगह 1 पुट करो, अगर मैंने m की जगह 1 पुट करा तो बेटा 33 माइनस कर देंगे, तो 121 में से अगर मैं 33 माइनस करूंगा तो कितना गया बेटा, यहां से जाएगा 11, और 11 का मतलब 8, 3 11 1, और यहां पे कितना जाएगा बेटा ये 88। तो 88 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 22 से डिवाइड करूंगा, तो अब कितना जाएगा बेटा, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई 4। यानी कि एक तरीका तो ये था। बाकी मैंने क्या बताया था कि बेटा जो छोटा वाला नंबर होता है उसमें कोफिशिएंट को ऐड करते हैं, बड़े वाले में माइनस करेंगे। नहीं निकालना तो n की वैल्यू 1 पुट करो, अगर n 1 पुट किया तो ये इधर चला जाएगा, तो बेटा 121 में से 22 माइनस करेंगे कितना जाएगा 9, यहां से गया कितना गया 99, किससे डिवाइड करेंगे 33 से, कितना आएगा 3, ये कितना गया 3। आपसे क्या पूछा है कि m प्लस n मिनिमम, तो बेटा मिनिमम नेचुरल नंबर m और n क्या हो सकते हैं 1, उस पे यहां पे मिला 3 और 1 4, मतलब 5 मिला, यहां पे कितना मिला 4, तो m और n मिनिमम कितना हो जाएगा, यहां पे 4 हो जाएगा। The product of two number is 2160 and their SCF is 12. If the sum of the square of two number is 4896, then what is the mean of the two number? देखो दो नंबर्स का बेटा जो मल्टीप्लाई है, जो वो कितना है हमारे पास 2160, और उनका एचसीएफ कितना है 12। तो मैंने आपको बताया था कि हर एक नंबर एचसीएफ की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो मैं इसको लिखूंगा कि 12 इंटू फैक्टर 1 इंटू 12 इंटू फैक्टर 2 इज इक्वल टू 2160। तो बेटा 12 से डिवाइड करूंगा, यहां पे 12 एकम 12, ठीक है, कितना गया 9, तो कितना जाएगा बेटा इसमें, तो 12 अट्ठे 96 180, दोबारा से 12 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा बेटा 12 एकम 12, 12 पंजे 60। तो फैक्टर 1 इंटू फैक्टर 2 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 15 आ गई। तो क्या क्या फैक्टर 1 और फैक्टर 2 की वैल्यूज हो सकती हैं, और ये दोनों हमेशा कैसे होते हैं कोप्राइम, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, रिलेटिवली प्राइम होते हैं या कोप्राइम होते हैं। पहला क्या बनेगा 1 इंटू 15, दूसरा क्या बनेगा 3 इंटू 5, बाकी आपस में क्या करेंगे रिपीट। और जब भी हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो अब आपको देखा उनके स्क्वायर का सम कितना है बेटा 4896, यूनिट डिजिट पे काम करो, क्योंकि नंबर क्या बनेगा 12 इंटू फैक्टर्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया 144, अंदर यहां पे देखो इसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना है बेटा 225, एक का स्क्वायर कितना है 5, मतलब एक का स्क्वायर कितना है 1, तो 5 और 1 6 आंसर हो सकता है। यहां पे देखो 3 का स्क्वायर कितना है 9, 5 का स्क्वायर कितना है 25, तो 9 और 1 10 4 14, 4 और 4 16, यहां पे कितना होता है बेटा 6 और 4 24, मतलब ये वाला आंसर नहीं है। ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि आखिरी डिजिट कितनी आनी चाहिए इसकी पूरी 6 आनी चाहिए। क्या 6 आ रही है, इस वाले केस में 6 नहीं आ रही है और इस वाले केस में 6 आ रही है, तो बेटा वो दो जो नंबर रहे होंगे फैक्टर 1 फैक्टर 2 में वो ये रहे होंगे, उनका डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो फैक्टर 1 में क्या करोगे बेटा फैक्टर 2 माइनस फैक्टर 1 कर दो, 5 में से 3 गया 2, 12 दूनी 24, तो उनका डिफरेंस कितना जाएगा बेटा यहां से 24 आ जाएगा। अच्छा डिफरेंस नहीं पूछा है, क्या पूछा है, अच्छा मीन ऑफ द टू नंबर, उसका एवरेज पूछा है। तो बेटा उन दोनों का एवरेज कैसे निकालेंगे, तो a प्लस बी अपॉन 2, देखो 12 इंटू ये कितना हो जाएगा बेटा 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे 4, तो 12 चौक 48, तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा बेटा 48। इसका आंसर क्या है चार्ली, ना कि अल्फा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगेन बिल्कुल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, एज का। द एज ऑफ क्यू एक्सीड द एज ऑफ पी बाय 3। क्यू की जो एज है ना वो पी से कितना ज्यादा है, वो 3 ज्यादा है। द एज ऑफ आर इज ट्वाइस द एज ऑफ पी, आर की जो एज है वो कितनी है, वो पी के ट्वाइस है। द एज ऑफ क्यू इज ट्वाइस द एज ऑफ एस, जो क्यू की एज है वो कितना है बेटा एस के ट्वाइस है। फर्दर द एज डिफरेंस ऑफ आर एंड एस इज 30 ईयर्स। आर और एस का
जो एज डिफरेंस है वो कितना है 30 ईयर्स। ठीक है, द एज डिफरेंस ऑफ आर एंड एस इज 30 ईयर्स। अब आप ये देखो कि अगर आर और एस का जो डिफरेंस है 30 ईयर्स है, और यहां पे इसका मतलब मुझे क्या पूछा, व्हाट इज द सम ऑफ द एज ऑफ पी एंड क्यू। मुझे पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब मुझे क्यू और एस को, आर और क्यू को, या आर और एस को मुझे पी और क्यू की फॉर्म में एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे देखो बेटा, आर और एस का मुझे दिख रहा है, तो पहले इक्वेशन हम कोशिश करेंगे कि आर और एस में इसमें हम बना लें। तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितना आ जाएगी, अगर मैं आर की, देखो पी को अगर मैं एलिमिनेट करना चाहूं यहां से, तो पी की वैल्यू कितनी आएगी r/2, क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 2s। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2s माइनस r/2 इज इक्वल टू 3। ये सोल्व करके कितना जाएगा, ये 4s माइनस r इज इक्वल टू 6। यहां पे देखो इसको लिखेंगे बेटा, माइनस r प्लस 4s इज इक्वल टू 6, दोनों को ऐड करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा ये। और जब कैंसिल आउट किया तो यहां से कितना गया, 3s इज इक्वल टू 36। तो s की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 13। अगर s की वैल्यू 13 है तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26। q की वैल्यू कितनी गई यहाँ पे हमारे पास 26। अगर q 26 है, ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, अगर मैं p निकालूंगा तो 26 में से बेटा 3 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा, ये 24 चला जाएगा। क्लियर है। आप एक बार बेटा कैलकुलेशन चेक कर लेना, बस आपको कैलकुलेशन एक बार चेक करना है। ठीक है, क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से फ्रेम करना है। ठीक है, कि भाई उसने क्या बोला है, एज जो है क्यू की एक्सीड कर रहा है पी से 3 का, मतलब उनका डिफरेंस 3 आ गया। आगे आर इज ट्वाइस द एज ऑफ पी, आर कितना है, पी का दुगना है। क्यू कितना है, ट्वाइस द एज ऑफ एस, क्यू कितना है, एस का दुगना है। ठीक है बेटा, आपको उसी तरीके से वहां पे जो है उसको निकालना है। अच्छा ये गलत कर दिया मैंने, 13 नहीं आएगा, ये 12 आएगा। ठीक है, ये आएगा बेटा 12। अगर ये 12 गया तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 24, और अगर ये 24 गया तो 24 में से इसको माइनस कर दें, कितना आ गया 21। तो 24 और 21 का सम पूछा है, कितना जाएगा बेटा 45। क्लियर है। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को बेटा फ्रेम करना है, आपको आना चाहिए। When every even power of every odd integer, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अभी मैंने बताया था, is divided by 8, what is the remainder। अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग फॉर्मेट में सेम ही क्वेश्चन बेटा 4 साल से लगातार आ रहा है। ठीक है, लास्ट एग्जाम में भी था और इस एग्जाम में भी है, तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा 1, आपको पता है। ठीक है, ध्यान रखो, किसी भी ऑड नंबर की पावर, इवन पावर को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो वो हमेशा 8 के प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। मतलब 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना है 1, वही तो पूछा है आपसे, तो रिमाइंडर कितना आ गया इसमें 1 आ गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसने क्या पूछा है आपसे कि फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको बताने हैं। इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन द नंबर इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। अगर n एक नेचुरल नंबर रखो, तो आपने रखा इसमें 1, तो बेटा 2 और 1 3 कैंसिल आउट होके 1 आ गया, एक नेचुरल नंबर है। आपने रखा 2, तो 2 दूनी 4 और 2 6 डिवाइड हो रहा है, एक नेचुरल नंबर आएगा। जब तक 3 इन दोनों में से किसी एक को डिवाइड करेगा ना बेटा, हमेशा वो एक नेचुरल नंबर आएगा। 3 पे चेक करो आना ही है, 4 पे चेक करो तो 4 चौक 16, 2 18 डिवाइड होगा। 5 पे चेक करो, 5 पंजे 25 और 2 27, मतलब ये हमेशा क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। इफ m इज एन ऑड इंटीजर, अगर m एक ऑड इंटीजर है, देन द नंबर इज एन इंटीजर, क्या ये हमेशा एक इंटीजर होगा। तो बेटा सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा, अगर मैं वैसे ऑड इंटीजर लेना चाहूं पॉजिटिव में 1 आ जाएगा, आपने 1 पुट किया तो 1 की पावर 4 1 आ जाएगा। बेटा यहां भी 4 और 1 5, 11 और 5 16, तो 16 बेटा 16 को डिवाइड करेगा, एक इंटीजर आ गया। अब अगला ऑड क्या रखूं, मैंने 3 रखा, तो 3 की पावर 4 अगर आप देखोगे तो 3 की पावर 4 कितना होगा बेटा 81, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ गया, तो 9 4 जा 36, n प्लस 11। तो क्या वो 16 से डिविजिबल होगा, देख लेते हैं। 1 और 1 2, 6 और 2 8, तो 8 और 3 11 और 1 12। क्या 128 बेटा 16 से डिवाइड होता है, बिल्कुल, क्योंकि 16 8 जा कितना होता है 128। ऐसे आप इसको किसी भी ऑड पे चेक करो, ये भी हमेशा क्या होगा बेटा, सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बोथ 1 एंड 2। ऐसे क्वेश्चंस में आपको बेटा वैल्यू पुट करके ही चेक करना होता है। इट इज गिवन दैट 5 डज नॉट डिवाइड n माइनस 1 n और n प्लस 1। पहले तो इसी बात को समझो, अगर उसने बोला है n माइनस 1 और n प्लस 1, इस बात का मतलब क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, और ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर
जो बेटा 5 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अपनी मर्जी से कुछ भी मान के सोल्व कर दो। वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या एक बेटा इंटीजर है, तो आप मान सकते हो 1 मान सकते हो n को। तो n से n क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो n क्या है 1, तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, n प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। क्या इनमें से कोई भी नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है बेटा। 0 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी नंबर से डिवाइड होगा, हमें इसको काउंट नहीं करना। मतलब n हमने क्या लिया 2, तो 2 से छोटा 2 माइनस 1 1, 2 से बड़ा 3, क्योंकि कॉन्जर्वेटिव नंबर की बात की है। n माइनस 1 n प्लस 1 का मतलब क्या है कि वो 3 ऐसे कॉन्जर्वेटिव नंबर हैं जो 5 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, और n कैसा है बेटा एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, किसी एक पे भी चेक कर लो। 5 डिवाइड्स n स्क्वायर प्लस 1, तो n कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, बिल्कुल डिवाइड करेगा, पहला ही आंसर हो गया। ठीक है, बाकी आपको चेक ही नहीं करनी है, किसी और पे भी चेक कर लेते हैं बेटा। तो एक नंबर ले लेते हैं 7, तो 7 से पहले 6, 7 के बाद 8, क्योंकि देखो कोई भी 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो n कितना माना था 7, n का स्क्वायर 49, 49 n प्लस 1 50, क्या 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। तो इसी तरीके से आप बेटा क्वेश्चंस पे अप्रोच करेंगे, इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। What is the largest 5-digit number which leaves remainder 7 when divided by 18 as well as 11? ऐसा 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जिसको 18 से डिवाइड करके या बेटा 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या है 7 है। पहला तरीका क्या था? डिवाइडेड बाय 18 एज वेल एज 11, दोनों से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आ रहा है 7 आ रहा है। डिवाइडेड बाय एलसीएम एक तरीका था, दोनों का एलसीएम निकालो। ठीक है, एलसीएम इंटू एन, जो भी इनका एलसीएम आएगा ना इंटू एन, बेटा रिमाइंडर अगर सेम होता है तो उसको हम क्या करते हैं, अगर सेम रिमाइंडर होता है तो उसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, एलसीएम में उसको सेम रिमाइंडर को अगर हम ऐड करेंगे तो वही नंबर क्या होता है उसमें मल्टीपल होगा। अब एक चीज देखो, एक तरीका तो वो था कि आप उसको डिवाइड करेंगे, और बेटा 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, आप इसको डिवाइड करोगे किससे, उसके एलसीएम से। एलसीएम से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा इसको माइनस कर देंगे, और माइनस करके मैं क्या करूंगा बेटा रिमाइंडर को ऐड कर दूंगा। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं बेटा। अगर वो नंबर 18 से डिविजिबल है तो 2 से भी होगा और 9 से भी होगा, और 2 से या 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आ रहा है उसमें 7 आ रहा है। अगर वो नंबर बेटा 11 से डिवाइड करके भी रिमाइंडर क्या देगा 7 देगा, किसी एक पे भी काम कर लेते हैं, पहले 9 पे काम कर लेते हैं कि 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। बेटा देखो यहाँ पे देखते हैं 9 9 9 8 और 9, यानी कि यहां तो 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आया 0, मतलब पहला आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखो बेटा 9 9 9 छोड़ देंगे, 8 और 16, 16 का 6 और 1 7 आंसर हो सकता है। यहाँ पे देखो बेटा 9 9 9 7, ये भी आंसर हो सकता है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। मतलब उस डिविजिबिलिटी पे मैंने इन दोनों को छोड़ दिया। अब बेटा अगर ये 18 से डिवाइड होके 7 रिमाइंडर दे रहा है तो 9 से डिवाइड होके भी 7 रिमाइंडर देना चाहिए, या 11 से डिवाइड होके भी 7 रिमाइंडर होना चाहिए। 11 का रूल क्या था बेटा, राइट साइड से 2 2 के पेयर बनाएंगे, राइट वाली डिजिट में से लेफ्ट वाली को माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना बचा 9, मतलब बेटा यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 11 से डिवाइड करके 9, हमें नहीं चाहिए। हमारा आंसर क्या हो गया चार्ली। आपको यहाँ पे एलसीएम निकाल के डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अगर आपको चेक करना है तो बेटा देखो 7 में से 9 गया, तो 7 में से 9 गया, क्या करोगे बेटा माइनस का 2, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे क्या बचा 9, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके क्या मिला 7। क्या 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या 9 से 18 से डिवाइड करके रिमाइंडर 7 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आपका आंसर क्या है इसमें चार्ली। बेटा देखो अगेन सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे कि a की पावर n माइनस बी की पावर n, अगर n इवन है तो आपको पता है a माइनस बी से भी डिवाइड होता है ये, और a प्लस बी से भी डिवाइड होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि पावर इवन है और माइनस है, तो 97 में से 14 माइनस करेंगे, कितना जाएगा बेटा 3 और 8, यानी कि 83 से भी डिवाइड होगा, और 97 में 14 ऐड करेंगे, 7 और 4 11 का खासी लगा, एक कितना गया 111, ये 111 से भी डिवाइड होगा। और ध्यान रखना बेटा अगर 111 से डिवाइड हो रहा है तो इसके फैक्टर तो स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम 3 और 37, तो 111 से हो रहा है उसके फैक्टर से भी होगा, उसके फैक्टर क्या है 3 और 37, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा डिविजिबल बाय बोथ 37 एंड 83। बेटा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
log base 1050 इज अ रेशनल नंबर। सोल्व कर लेते हैं बेटा, इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम, तो log 50 को हम ब्रेक करेंगे 5 इंटू 10, और a इंटू बी को कैसे ब्रेक करते हैं हम log के अंदर, तो log base 10 5 प्लस log base 10 10, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो ये क्या बना बेटा, log के अंदर अगर कभी भी एक ऐसा नंबर आ जाए 10 को छोड़ के, मतलब जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 10 का मल्टीपल छोड़ के कभी भी log के अंदर नंबर आता है ना, वो हमेशा इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है वो, एक इरेशनल, वो कभी भी रेशनल नंबर नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि उसने क्या बोल दिया, log 50 इज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल भी नहीं है, वो तो एक इरेशनल नंबर आ रहा है। log base 110 इज एन इरेशनल नंबर। सोल्व कर लेते हैं, तो बेटा log 10 अपॉन, इसको log a बेस b को लिखेंगे log a अपॉन log b, और इसको क्या लिखेंगे, log 10 को 1 लिखेंगे, log 100 को क्या लिखेंगे 2। ये तो एक रेशनल नंबर आ रहा है, उसने क्या बोला है, इरेशनल, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत। तो इसका आंसर क्या होगा, नाइदर 1 नाइदर 2, दोनों इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। आगे बेटा देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, nq माइनस n इज डिवाइडेड बाय 6। तो अगर ऐसा नंबर आ जाए ना, वैसे आप देखो स्टेटमेंट क्या है, अगर किसी भी नंबर को उसके q में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्टेटमेंट याद रखो, इफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स क्यूब इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी नंबर को उसके क्यूब में से सब्ट्रैक्ट करो वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। आप चेक भी कर सकते हैं बेटा, 2 को 2 के क्यूब में से डिवाइड करो, 2 का क्यूब कितना है 8, 2 को 2 के क्यूब में से माइनस क्या, कितना आया 6। टेक एनी नंबर, 3 लिया, 3 का क्यूब 27, 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 24। टेक एनी नंबर, 4 का क्यूब कितना आएगा 64, 4 माइनस करेंगे कितना है बेटा 60। कोई भी आप नंबर ले लो वो हमेशा क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा हमारा सही। अब देखो n की पावर 5 माइनस n इज डिविजिबल बाय 5, क्या वो 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल। अब इसको सोल्व करने का तरीका देखो, वैसे तो आप देख लोगे, इसमें आप वैल्यू पुट कर लोगे बेटा, आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, आंसर आ जाएगा। बट आपको कॉन्सेप्ट समझो इसके पीछे का, n की पावर 5 माइनस n, तो मैंने n कॉमन लिया तो क्या बचा यहां से, n की पावर 4 माइनस 1। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या बनेगा बेटा, इसकी 1 की पावर 4 लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे n स्क्वायर का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा ये n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा बेटा मेरे पास n माइनस 1 और n प्लस 1। अब आपको कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है, अभी समझाया था n, n माइनस 1, n प्लस 1, मतलब ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ये क्या है, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। टेक एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लेट्स से 1 2 एंड 3, ठीक है। तो अब यहां पे n की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि n लिया तो n माइनस 1 1, n प्लस 1 3। तो अब अगला नंबर क्या होगा बेटा, 2 का स्क्वायर कितना क्या, 4 और 1 5। ऐसे आप कोई भी नंबर देखो, आप कोई भी वैल्यू पुट करो वो हमेशा क्या होगा, 5 से डिविजिबल आएगा। कॉन्सेप्ट ये है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट भी कर सकते हो, 1 रखो, 1 की पावर 5 माइनस 1 0, 5 से डिविजिबल होगा। 2 रखो, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 32 में से 2 गया 30, 5 से डिवाइड होगा। अब इसमें 4 रख लो, तो 4 का मतलब बेटा 2 की पावर 10 1024, तो 1024 में से हमने 4 माइनस किया कितना आ गया 1020, हमेशा 5 से डिवाइड आएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया इसमें से सही हो गया। अब यहां भी ऐसे कर सकते हो बेटा, n कॉमन लेके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट देख लो। क्या पूछा है, n की पावर 5 माइनस 5n क्यूब प्लस 4n इज डिविजिबल बाय 120, क्या वो 120 से डिविजिबल होगा। अब उसने ये नहीं बोला कि हमेशा होगा, बस ये बोला है कि क्या वो डिवाइड होगा। बेटा 1 पुट कर दो, 1 पुट किया तो देखो 1 माइनस 5 प्लस 4 डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 4 और 1 5, 5 और 5 माइनस 0, हमेशा 120 से डिवाइड होगा। आप 2 पुट करके देखो तो 2 की पावर 5 कितना होगा 32। सोल्व कर लेते हैं बेटा, 2 की पावर 3 कितना गया 8 पंजे 40 प्लस 4 दूनी 8। देखो बेटा 32 और 8 40, 40 माइनस 40 0, हमेशा क्या हो रहा है वो 120 से डिवाइड होगा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया यहाँ पे सही हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें 1 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट कैसे यहाँ पे सही है। तो बेटा ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये पिछले जो 20 साल के बेटा पास्ट ईयर्स थे नंबर सिस्टम के, उसमें टोटल 520 ही क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हमने अलजेब्रा के भी देखे हैं जो उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड थे, लेकिन बेटा वो नंबर सिस्टम के ही थे। तो लास्ट क्वेश्चन देखो किसका है बेटा, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ दिस सम 9 की पावर 27, 9 की पावर 27 प्लस 27 की पावर 9। रूल क्या था
कि अगर 4 और 9 किसी नंबर के लास्ट में होता है तो पावर देखते हैं इवन या ऑड है। अगर पावर इवन है, याद रखने का तरीका 9 का स्क्वायर 81, आखिरी डिजिट क्या होगी 1। पावर ऑड है 9 की पावर 1 तो 9 बन जा 9। पावर कैसी है ऑड, तो बेटा इसकी आखिरी डिजिट क्या आएगी 9। बेटा 2 3 7 8 रूल नंबर 3, पावर को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड। पावर को 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना गया 1, मतलब 7 की पावर 1 रख देंगे। तो बेटा 7 और 9 कितना गया 16, मतलब आखिरी डिजिट कितनी आई 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा 6 होगा। ठीक है। सो बेटा आई होप कि ये हमारे नंबर सिस्टम के पूरे बेटा 20 साल के पास्ट ईयर्स थे, जिसमें हमने जो इनमें 10 सेशंस में बेटा हमने इनको कंप्लीट किया है। तो आई होप आपने इन सेशंस को एंजॉय किया होगा, आपने बेटा कॉन्सेप्ट्स को सीखा होगा। अगर आपके लिए ये सेशंस हेल्पफुल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कहीं पे भी कि हाँ इन सेशंस ने आपको हेल्प किया है आपके बेटा प्रैक्टिस को लेके, आपके इसमें कॉन्सेप्ट को लेके, तो बेटा आप इन सेशंस को लाइक कीजिएगा, आप इनको शेयर कीजिएगा। ठीक है। जो लोग लास्ट टाइम पे बेटा प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप आप इन सेशंस को बेटा शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो अब हम बेटा इसके बाद हम क्या करेंगे ना, अब हम एडवांस का जो नया टॉपिक है वो लेके आएंगे ज्योमेट्री। ठीक है। तो नंबर सिस्टम कंप्लीट करने के बाद हम ज्योमेट्री के बेटा हम सेशंस को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अलजेब्रा को। एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे कि बेटा इन तीनों को हम निपटा सकें, क्योंकि सीडीएस के एग्जाम में एडवांस मैथमेटिक्स का वेटेज बेटा अर्थमेटिक्स से बहुत ज्यादा है। सो आप बेटा तैयारी करते रहिए, अच्छे से आप पढ़ते रहिए। टिल देन जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।